अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अखलाक रहमान है। मैं जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन का 6th सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। आज मेरा टॉपिक है महाकुंभ के तारीखी पस मंजर क्या है, ये क्यों मनाए जाते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री था, इन पर थोड़े से मुख्तसर तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ सकाफत, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं जिसकी अलग पहचान है, अलग शनाख्त है, अलग परिचय है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान नदियों में जब इंसान इस दुनिया में नहीं आया था तब से नदियां बहती हुई आ रही है, और इन बहती हुई नदियों ने अपने पालने में से के तहजीबों के सकाफतों के कल्चरों को भी पाला। यूं तो हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो किसी मजहब के लिए, हिंदू मजहब के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहमियत रखता है, जैसे गंगा नदी, गोदावरी नदी और वगैरह। तो ये पौराणिक कथाओं है, ये पौराणिक कथाओं में हिंदू मैथोलॉजीज में कहा जाता, माना जाता है कि जो कोई शख्स किसी खास जगह पर, किसी खास मौके पर अगर डुबकी लगा ले जाए तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसी को कहते हैं महाकुंभ। तो चलिए इस महाकुंभ के बारे में थोड़ा पस मंजर को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। पहले तो ये कुंभ है, ये कहा जाता है कि मजहबी तौर पर सब दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। द कॉल इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, ये सबसे बड़ा इज्तिमा है। देयर आर मेनी रिवर्स इंडिया, जैसे कि मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो कुछ नदियां हैं सिग्निफिकेंस है, जो हिंदू मजहब के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहम रखता है, बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे गंगा नदी, रिवर नदी, गोदावरी नदी, ये जो महाकुंभ है, ये जो त्योहार है, ये जो हिंदू बहुत ही जो शौक से मनाए जाते हैं, ये बेसिकली 4 जगह पे होता है। ये कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब इसकी हिस्ट्री के बैकग्राउंड को जानने से पहले हम इसके महाकुंभ के बारे में जानते हैं। ये जो लफ्ज है कुंभ, ये संस्कृत वर्ड है। ये जो कुंभ अल्फाज है, ये संस्कृत है। इसके माना है पिच या बर्तन या घड़ा। जिसे हम घड़ा जानते हैं वो बर्तन है या घड़ा है। क्वाइट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कुंभ हिस्ट्री। हिस्ट्री इसके बारे में जानने से पहले, हिस्ट्री की जानने से पहले हम अगर कोशिश करें तो बेसिकली जाना जाता है कि जो कुंभ की हिस्ट्री या तारीख है, इसकी कोई हकीकत या तस्दीक शुदा हमें जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इसकी जो पुरानी कथाओं में, पुरानी ग्रंथों में, हिस्टोरिकल मैथोलॉजीज में कहा जाता है कि ये महाकुंभ जो होता है ये समुद्र का मंथन है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन क्या है, इस समुद्र मंथन को जानने से पहले हमें देवादास को जानना पड़ेगा। जो देवादास से जानना पड़ेगा, देवादास ये क्या है, ये शिव जी का बेटा है। ये बहुत देवदास से बहुत सुंदर मंथन, ये सॉरी दुर्वासा को जानना है, दुर्वासा को जानना है। ये दुर्वासा जो है ये शिव जी का बेटा है। ये कहा जाता है कि शिव जी के जो गुस्से में ये पैदा हुआ था, और इनके जो दुर्वासा था, इनके मिजाज में, इनके जहन में ये हमेशा गुस्सा भरा रहता है। ये कुछ भी थोड़ी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, और ये गुस्सा होने के बाद ये लोगों को शराब दे देते थे, लानत भेज देते थे। और यही वजह थी कि जो उस वक्त की देवी देवताओं और उस वक्त की जो देवताओं थे उसको शराब दे दिया, और उस वक्त की जो इंद्र थे उनको शराब दे दिए थे। और इस शराब की वजह से ये कहा जाता है, उसको मानते हैं लोग कि उस शराब की वजह से वहां की जो उन लोगों की जो स्वर्ग था, जन्नत, उसको वो कमजोर हो गए। उन कमजोरी की वजह से तो फिर उन सारी चीजों को लेकर के इन्होंने किया था विष्णु के पास। विष्णु एक जो तो उनका भी मानने वाले धर्म के लोग उनको मानते हैं विष्णु को, वो विष्णु के पास गए। विष्णु और विष्णु के बाद जो है बात निकल के आई, सारी चांस बात निकल के आई, एक समुद्र मंथन की बात निकल के आई। और समुद्र मंथन में जो आए थे,
और ऑल द गॉड्स विल विष्णु और द कर्स, जो लानत भेजने के बाद, शराब भेजने के बाद, जो द्वारावास ने भेजा था शराब लानत, उनके भेजने के बाद जो विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु उनकी बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद समुद्र मंथन की बात होती है, समुद्र मंथन चीजों की बात होती है। इससे और समुद्र मंथन जो शुरू होता है, ये जो वासुकी सांप होते हैं, उन सारे वासुकी सांप को ये रस्सी बनाया था, और रस्सी बना के बाद 14 चीजें उन्हें प्राप्त हुई थी, और जो टोटल 14 चीजें प्राप्त हुई थी, इसमें अराहत विष, कामाधान गाय, करामत हाथी, कल वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पंजन में वसंत, फरियाद वृक्ष, शरान धनुष और अमृत कलश। इस अमृत कलश को पाने के लिए अब माना यह जाता है कि जो अमृत कलश है, इसको अमृत अमृत कलश को पीने के बाद अमर हो जाएंगे, और दूसरे लोग जो है पानी हार जाएंगे, ये उनका मानना था, कथा था। और इस अमृत कलश को लेकर के फिर अमृत कलश को लेकर के जो फिर लास्ट अमृत कलश को पा लिया। अमृत कलश को पाने के बाद जो ये जयंत थे, जयंत और बेसिकली क्या हुआ था कि जो वहां के अमृत कलश को छोड़ रहे थे देवताओं और राक्षस लोग, पाने के बाद अपने आप जंग शुरू हो गया था कि अमृत कलश को पाने के लिए कि वो पीने और मुक्त हो जाए। तो उन सारी चीजों को लेकर के जो जयंत थे, वो जयंत भागने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे। भागते भागते जो जयंत है, उन्होंने जो बेसिकली भागते भागते जो गए थे, भागते भागते वो जो 4 बूंदे गिरी थी, बेसिकली वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर महाकुंभ के जो 5 बूंदे थी वो गिरी थी। उसी के बेस पे जो महाकुंभ शुरुआत से लेकर अब तक किया जा रहा है, ये महाकुंभ के थोड़ी सी मुख्तसर हिस्ट्री थी। और जो महाकुंभ प्रयागराज में सबसे क्यों मनाया जाता है, प्रयागराज ये बेसिकली कहा जाता है कि ये तीनों समुद्र के जो केंद्र है, समुद्र के तीनों ये केंद्र है, उसी के लिए प्रयागराज में ये महाकुंभ बनाया था। और इस साल 2025 में जो महाकुंभ की मेजबानी की थी वो प्रयागराज की थी। इससे मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि महाकुंभ मेला ये क्या है और हिंदुइज्म में इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि ये मेला क्या होता है। ये जो मेला है ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें हिंदू लोगों का मानना है कि इस मेले में आने के बाद और इसके रस्मात जो भी होते हैं वो अदा करने और गुस्ल करने के बाद एक शख्स जो पैदा होने के बाद इसकी हालत होती है कि उसका कोई गुनाह नहीं होता है, वो हर चीज से पाक साफ होता है, तो उसकी हालत ऐसे हो जाती है कि वो नहाने के बाद वो एक बच्चे की तरह हो जाता है। तो इसकी सबसे एक अहम वजह है। ये जो मेला होता है ये जमीन पर सबसे बड़ा एक इज्तिमा ही नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअली तौर पर ये बहुत बड़ा एक वाकयात में से एक वाकया है कि जो दुनिया भर से लाखों लोगों को इकट्ठा करती है। और हिंदू लोगों में ये मानना है कि जो शख्स इस मेले में आता है और इसके रस्म रस्मात को अदा करता है, उसके बाद गुस्ल करता है, तो वो उसको रूह को पाक साफ कर देता है, उसका रूह पाक साफ हो जाता है। और इससे उनको एक तरह का वरदान मिलता है। ये वरदान क्यों मिलता है मैं इसके बाद में बता देता हूँ। वो इस तौर पर कि महाकुंभ मेला का जो आयोजन हुआ था ये 4 जगह पर ही क्यों है, पहले इसको हम देखना जरूरी है। ये इसलिए है कि जब विष्णु और वरुण के दरमियान जब लड़ाई हुई थी ये अमृत कलश को लेकर, उस वक्त अमृत कलश के से पानी 4 जगह पर गिरा था, ऐसा हिंदू लोगों का मानना है। वो 4 जगह प्रयागराज है, उज्जैन है, हरिद्वार है और नासिक है। इन चारों जगह पर पानी गिरने की वजह से इन 4 जगह की अहमियत वाज़ होती है। और इस पानी की वजह से हिंदुइज्म में इस मेले की अहमियत जाहिर होती है, क्योंकि ये पानी लोगों को अमृत करता है हिंदू लोगों को। तो ये जो कहानी है, कहानी कैसे वाकई हुआ, अगर इसके बारे में हम देखें तो हम एक नाम है ऋषि कश्यप। इनके 2 बीवियां थी, एक का नाम था कद्रू और दूसरे का नाम है कुंता। तो कद्रू ने सबसे पहले ऋषि कश्यप से ये मांग की कि हमें 100 संतान चाहिए जो ताकतवर हो। तो ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु।
इसके बदले में उसे 100 अंडे मिले। ये देखकर वनिता को भी एहसास हुआ कि हमें भी संतान लेनी चाहिए। तो उन्होंने ऋषि कश्यप से कहा कि हमें भी वरदान दो, चाहे हमें उनसे बच्चे कम दो, लेकिन हमारे बच्चे उनसे ताकतवर ज्यादा होना चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और इसको मिले 2 अंडे। तो कुछ दिन के बाद जब कद्रू के अंडे से बच्चे निकलना शुरू हुआ, तो उनसे जो बच्चे निकला वो सांप था। ये देखकर वनिता को लगा कि हमारे बच्चे शायद खराब, हमारे अंडे खराब है, इस वजह से हमारे अंडे से बच्चे नहीं निकल रहा है। तो वो एक अंडे को खुद से तोड़ देती है। तो उससे एक बच्चा निकलता है जो जिसका सर से कमर तक बना हुआ था, नीचे बना हुआ नहीं था, वो प्रोग्रेस में था, उससे पहले उसको निकाल दिया जाता है। तो गुस्से में निकलता है और कहता है, अम्मी जो हमारे साथ आपने किया है वो दूसरे अंडे के साथ मत करना, सब्र कीजिए। तो सब्र कर, तो ये बोलकर वो उठ जाता है। उसके बाद जब दूसरे अंडे से बच्चा निकलता है, तब तक वनिता कद्रू के बच्चे का दासी बन चुका होता है। जब ये बच्चा निकलता है तो कहता है कि आप लोग हमारे बच्चों को, सॉरी, हमारे माँ को छोड़ने के लिए क्या लोगे? तो वो कहता है कि हमें ये वेकम थाम से ये अमृत कलश चाहिए। अगर तुम हमें वो लाके दे देते हो तो हम तुम्हारे माँ को आजाद दे देंगे। तो इसके लिए वो जाता है और वेकम थाम से अमृत कलश को लेकर आते वक्त लड़ाई होती है, जिसमें जो भी सारे देवता लड़ते हैं, लेकिन सारे को हराने के बाद फिर वो देवता जाते हैं उष्णु के पास, और उष्णु जिसे कहते हैं कि हम लोग उससे जंग हार गए, हम लोग उस अमृत कलश को नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जाइए और उससे लेकर आइए। तो विष्णु और गरुण के दरमियान लड़ाई होती है। इस दौरान, लड़ाई के दौरान 4 जगह अमृत कलश से 4 बूंदे गिरती है। वो 4 जगह ये है जहाँ ये प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इस वजह से इस जगह की अहमियत भी है, और इसी पानी की वजह से हिंदुइज्म में इस मेले की बहुत ज्यादा अहमियत है। और इसकी एक है कि इस मेले से ऐसा कहा जाता है कि इस मेले से हिंदू लोग, सारे लोगों के दरमियान आपस में इत्तेफाक पैदा होता है, और इससे जो भी लोगों के दरमियान जो भी गलतियां होती है जिंदगी में, अपने जिंदगी में, वो सारे इस मेले में आने के बाद और स्नान करने के बाद, खासतौर से इस मेले का जो सबसे अहम एक रस्म है वो गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद वो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, ऐसा हिंदू लोगों का मानना है। तो ये था हमारा टॉपिक का कुछ खुलासा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो। आप खुद कॉन्फिडेंट है, पूरा समझ में आया आपको जो तरतीब से आप सुना है? कौन क्या था, अंडे कौन, सांप कौन? अच्छा, वो गलत नहीं रहा ठीक। आपके प्रेजेंटेशन में उसका इजहार नहीं हो रहा। डुबकी लगाना एक अलग चीज है और गुस्ल करना अलग चीज है, अलग अलग है। डुबकी लगाना असल, आपके क्या बोले? गुस्ल करना या नहाना भी बोले, तो नहाना अलग है, डुबकी लगाना अलग है। फिर वो होना चाहिए हिंदी के शब्द अपराध की इस्तेमाल। और मेरे हिसाब से हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो इस तरीके से हमें दीगर मज़ाहिब के बारे में भी जानना चाहिए। हर एक के पास, मतलब टेररिज्म के स्टूडेंट है, मास्टर, तो कम से कम इस प्रेजेंटेशन के बहाने हम लोगों को कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, वो जानने का वो मिल रहा। अब तारीखी तौर पर ये कितना सही है, कितना देवमाला है, उससे मतलब वो नहीं है। हम सभी मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, हम किसी मजहब के रुसूम को खराब नहीं करते। आपके पास वो भी आना, कभी किसी मतलब दूसरे मज़ाहिब को बुरा नहीं बोलना। मेरे हिसाब से वो चीज़ भी आप क्लियरिटी आना। अभी एक आम आदमी सुना तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या बोले, या अभी के लोग प्रेजेंटेशन हो गए, आप बोल सकते उनका मेला क्या है, क्या हुआ था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बोलना, तारीखी तौर पर ये क्या है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो इतना मतलब वो तो सब आपको पहले से मालूम था, मुंह में जाके डुबकी लगा सकते। प्रेजेंटेशन इतना सिंपल होना है कि वो समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन इतनी है, कौन किसका बेटा, कौन किसको वरदान दे रहा, कौन किसको अंडे दे रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद रीम है। मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का तालिब इल्म हूँ, 3rd ईयर में पढ़ता हूँ।
आज हम कोशिश करते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हम कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल रिचनेस ऑफ मेला कुंभ, जो मेला कुंभ जो है, जो इंडिया में हर 12 साल के बाद जो होता है, उसकी क्या अहमियत है हिंदुस्तान में, उससे क्या हमें सीखने को मिलता है और हिंदुइज्म में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम देखते हैं कि जो मेला कुंभ जो है ये बेसिकली क्या है। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में काफी सारी जो है मजहब हैं, लाइक हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स हैं, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और क्रिश्चियंस है। हर किसी मजहब का जो है अपना अपना कल्चर है, अपना अपना उनका ट्रेडिशन है। अपने कल्चर को बढ़ावा करने के लिए उनका कोई ना कोई जो है फेस्टिवल होता है। जैसे कि मुसलमानों के पास दो ईदें होती हैं, हिंदुइज्म के पास लाइक मेला कुंभ होता है, उनके पास दिवाली होती है या होली होती है। ऐसे ही बुद्धिज्म के पास भी, उन लोगों के पास भी अपना अपना फेस्टिवल है, और क्रिश्चियन लोगों के पास भी मैरी क्रिसमस होता है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जो है हर किसी फेस्टिवल में जो है भीड़ रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदुस्तान में पहली भीड़ रही है, जो कि सबसे बड़ी भीड़ रही है, वो है मेला कुंभ में। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और भीड़ रहती है, कोई मजहबी भीड़ रहती है, तो वो रहती है मेला कुंभ में। मेला कुंभ जो है ये बेसिकली हर 12 साल के बाद होता है, ठीक है। ये 4 जगहों पर होता है। पहला कुंभ जो है, पहला है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह पर है जहां पर मेला कुंभ जो है वो होता है। अब मेला कुंभ इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली ये जो है इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। मतलब कि इसमें लोग जो है अपनी रूहानियत को जो है ढूंढते हैं कि हमारे अंदर क्या रूहानियत है। उसके बाद लोग जो है काफी सारे जगहों से लोग आते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर प्यूरिफिकेशन एंड ब्लेसिंग जो है वो ढूंढते हैं। लोग चाहते हैं कि जो हमने गुनाह किए हैं उन गुनाहों की हमें एक तो माफी मिल जाए, और जो गुनाह जो है वो हमें साफ हो जाए, हमें जिस्म से, हमारे बदन से जो गुनाह माफ हो जाए, और यहाँ पर ये ब्लेसिंग जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हर किसी चीज को हमें समझने के लिए उसकी इतिहास में जाना पड़ता है, क्योंकि तभी जाके हमें कोई जो है वो कोई टॉपिक या कोई मौजूद जो है समझ में आएगा। अब देखिए, मेला कुंभ जो है ये बेसिकली एक एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर से निकला है, ठीक है। हमें इसकी उतनी खास हिस्ट्री नहीं निकलती। अब जितनी निकलती है वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, एक मिथोलॉजिकल बैटल हुआ था। मिथोलॉजिकल मतलब होता है कि एक उतनी हमें इसके बारे में हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक हमें समझ में आया है कि एक युद्ध हुआ था, एक बैटल हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये बैटल? ये हुआ था गॉडेस एंड डिमॉन्स के बीच में, भगवानों और शैतानों के बीच में ये वॉर हुआ था। अब ये वॉर क्यों हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था, एलेक्सियर ऑफ इमोर्टलिटी। मैं आप सभी को लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये आप जो है ये फ्रेज आप पढ़ के आप फिर से यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद भी आप जो है इसको घर में पढ़िएगा। एलेक्सियर ऑफ इमोर्टलिटी क्या है? देखिए, कुछ साल पहले जो है, कुछ 200 या 300 साल पहले क्या हुआ था, कुछ डेविल लोग थे हिंदुस्तान में, कुछ डेविल लोग थे। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक दवाई बनाई थी। उस दवाई से बोलते थे ये हम क्या करेंगे, इस दवा को लेने के बाद जो है आपको, एक तो आप जवान रहेंगे, दूसरा आप हमेशा के लिए जो है जिंदा रहेंगे। देखिए, हमारे देखो क्या है, अगर हम कोई मजहब देखेंगे, किसी भी मजहब में क्या है, किसी भी मजहब में लिखा गया है कि इंसान जो है यहाँ पर जीने के लिए आया है, उसके बाद उसको एक ना एक दिन जो है मरना है, ठीक है। हर किसी मजहब के अपने अपने ट्रेडिशन है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है या क्रिश्चियन है, हर किसी इंसान को मरना है। कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है जो यही पर रहेगा। अब देखिए, अगर एज ए मुस्लिम अगर मेरे को कोई बोलेगा कि भाई आपको जो है, आपको मैं आपको वैसी दवाई दूंगा भाई, आप मरोगे नहीं है, या किसी मेरे हिंदू हिंदू भाई को बोलेगा कि मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा, आप मरोगे नहीं भाई, ये खिलाफ होता है। किस खिलाफ? गॉड के खिलाफ होता है, ये भगवान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ होता है, ये बाकी बाकी जितने भी भगवान जो है इनके खिलाफ होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक वॉर होता है, एक बैटल होता है। उस बैटल में क्या करते हैं, उस बैटल में ये लोगों को हराते हैं। तो तभी जाके जो है हमें इस मेला कुंभ से क्या सबक मिलता है, मेला कुंभ से हमें दिखता है कि जो स्ट्रगल, जो भगवानों ने जो स्ट्रगल की है, जो जद्दोजहद की है लोगों ने, किसके लिए? स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को बचाने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किए हैं वो हमें मेला कुंभ में मिलता है। इसीलिए लोग वहां पर जाते हैं, कहीं हमसे कोई गुनाह ना हो, हम वहां पर जाएंगे, हम वो गुनाह जो है अपने जिस्म से साफ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे इसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, मतलब रूहानी जो है, रूहानी क्या क्या हम वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। पहला, हम आप बात करते हैं, ठीक है, हम अपने जिस्म को जो है, जिस्म के साथ जो है डुबकी लगाते हैं। मैंने जैसे बताया कि जैसे कि सेक्रेट जो है रिवर्स है, लाइक गंगा है, काफी सारे आप लोगों ने देखा है कि रिसेंटली जो है अभी मेला कुंभ जो है वो चल रहा था, कि बहुत सारे लोग वहां पर डुबकी लगा रहे थे। डुबकी इसलिए लगा रहे थे ताकि वो जो है वो अटेन करे मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष बेसिकली आजादी है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि उन लोगों को ख्याल है कि जो दवाई बनी थी
उस दवाई में ये लिखा गया था कि अगर आप ये दवाई लोगे आप कभी नहीं मरोगे। इसीलिए ये लोग डुबकी लगा रहे हैं ताकि इनको आजादी मिलेगी, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है। बहुत सारे मजहब में क्या है, बहुत सारे मजहब में ये माना जाता है कि आप एक बार मरेंगे, उसके बाद आप जो है दूसरा जन्म लेंगे, उसके बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, ऐसी। अब कब तक आप एक जन्म लेंगे भाई? इसीलिए उसको खत्म करने के लिए जो है आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी के बाद आपको आजादी मिलेगी इस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से। ठीक है, आप देखिए इनके में जो है ये जो लोग आते हैं वहां पर, ये लोग क्या क्या करते हैं, पहले वहां पर ये प्रार्थना करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये योगा करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ताकि इनका जो कनेक्शन जो है वो ऊपर वाले के साथ बना रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे इसकी जो है कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंडिया में। ठीक है, ये एक मेला कुंभ है, ये एक मेल्टिंग पॉट है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी हमें दिखाता है, ट्रेडिशन और लैंग्वेज हमें दिखाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें काफी सारे आर्ट फॉर्म जो है वो दिखाए जाते हैं और म्यूजिक और डांस जो है वो दिखाए जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप लोगों ने देखा कि इस बार जो है मेला कुंभ में काफी सारा जो है मतलब भीड़ लगी थी वहां पर, और काफी सारे जो हमारे हिंदू भाई या हमारे हिंदू जो बहनें हैं या माए हैं वो वहां पर भीड़ के चक्कर में वो मर गए। ठीक है, और काफी सारे लोग जो है वो बेहोश हो गए वहां पर। और इवन की मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे वहां पर दूसरे मजहब के लोग जो वहां पर थे, जो वहां पर एज अ टूरिस्ट गए थे, उन लोगों ने उनकी जान बचाई भाई। इसीलिए जो है मैंने आपको बताया कि मेला कुंभ की जो इंपॉर्टेंस यही है कि ये सारे कल्चर्स को जो है वो एक साथ उनको क्या करता है, इनकी यूनिटी करता है, इनको क्या करता है, इनको जोड़ के रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा नीचे आ भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फेस्टिवल जो है ये प्रमोट करता है यूनिटी, क्योंकि इंडिया में जो है कल्चरल डाइवर्सिटी भाई। ठीक है, हिंदू लोगों का अलग से अपनी कल्चर है, मुस्लिम का अलग है, इसलिए ये क्या करता है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी को यूनाइट करता है और उनको हार्मनी करता है। ठीक है, आगे अब देखेंगे आप ग्लोबल पे, पूरी दुनिया पे इस वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, पहला जो है देखिए काफी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं या वहाँ यूपी जाते हैं या बाकी बाकी जगह पर जाते हैं, ऐसा नहीं है। काफी सारे टूरिस्ट जो है, जो कि फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, जो उसको देखने के लिए जो है कम से कम आधे यूएस से आते हैं, आधे कनाडा से आते हैं, आधे फ्रांस से आते हैं, बाकी सभी जगहों से लोग आते जाते हैं इसके मेला कुंभ जो है वो देखने के लिए। इससे क्या होता है, इससे कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है। अब मान लीजिए कोई अंग्रेज कोई आया है, ठीक है, अंग्रेज को इंडिया के बारे में, इंडिया कल्चर के बारे में पता नहीं है भाई, इसको नहीं पता है कि मेला कुंभ है। अब ये गया मेला कुंभ में, अब उसने वहां पर देखा कि मुस्लिम भी हैं जी वहां पर है, हिंदू भी वहां पर है, और क्रिश्चियन भी वहां पर है, जैन भी वहां पर है, बुद्धिज्म सब वहां पर है। उससे क्या होता है, उसको वहां पर जो है कल्चर एक्सचेंज होता है भाई। वो देखते हैं भाई देखो यहाँ पर इंडिया में तो कल्चरल डाइवर्सिटी, भाई कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद भी चीजों को ये कैसे यूनिटी में रखते हैं। इसीलिए जो है मेला कुंभ से क्या होता है कि कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या करता है, ये टूरिज्म को प्रमोट करता है भाई। जब टूरिज्म को प्रमोट करता है, जब फॉरेन से, जब विदेश से जब लोग आएंगे, हमारे इंडिया की जो है इकोनॉमी बढ़ जाती है इससे। आप समझ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि इससे लोग जो है अपनी रूहानियत को जो है वो मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी रूहानियत जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम लास्ट पे आते हैं, अब हम समझते हैं कि कंक्लूजन में, इसको शॉर्ट में समझते हैं। मेला कुंभ जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें रिमाइंड करता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे ईमान की क्या इंपॉर्टेंस है भाई। मान लीजिए आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, आपके हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, मुस्लिम धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है, ये उसको क्या करता है, ये इसको आपको रिमाइंड करता है, आपको याद दिलाता है कि नहीं, आपको जो है आपको कम्युनिटी में रहना है, आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिशन को जो है फॉलो करना है। तो ये हमें रिमाइंड करता है, और ये क्या करता है, ये यूनिटी को जो है, जितनी भी डाइवर्सिटी हम इंडिया में है, इसको यूनाइट कर रखता है। थैंक यू सो मच। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर से कोई सवाल है तो मुझे बता सकता है जी। आपने कहा कि कल्चर डाइवर्सिटी है, जी जी उसमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जी कुंभ मेला हम मुस्लिमों की त्योहार है, और वहाँ मुसलमानों को जाना फिलहाल इस कुंभ में है। आपने कहा कि दूसरे जो टूरिस्ट आते हैं वो देखते हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, भाई शिनाख्त करके निकाले जा रहे हैं, और ये कहने तो इस तरीके की शिनाख्त हो रही है। देखिए मैं इसमें तो जो है गवर्नमेंट में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मेला कुंभ में क्या हुआ है, काफी सारी भीड़ लगी थी भाई। वहां पर मुस्लिम पहले ही प्रेजेंट थे, जिन लोगों ने काफी हिंदू भाई और हिंदू बहन की जान बचाई भाई। आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा होगा। अब जब वहां जब अलाउड थे ही नहीं वो, तो फिर मुस्लिम वहां पर कैसे आ गए। वहाँ तो वो मुस्लिम प्रेजेंट है जिसकी शिनाख्त नहीं है, जैसे कि ब्राह्मण लोग होते हैं वो चले गए, फिर मैं अभी समझ जाऊँ। अब देखिए भाई, जो किताब में जो लिखा है, जो टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। देखो
इस्लाम क्या बता रहा है? इस्लाम बता रहा है कि इस्लाम जो है, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। मैं बताता हूँ, मैं अभी पॉइंट आऊंगा। इस्लाम क्या बता रहा है कि मैं आपके, इस्लाम जो है ये मजहब है, पीस का मजहब है, ठीक है। आप मस्जिद में जा रहे हो, ठीक है, मस्जिद में आप जा रहे हो, अब मस्जिद कोई इमाम है भाई, अब इमाम जो है हिंदू लोगों को अलाउ नहीं करता है मस्जिद में, हम वहां पर इमाम को दोष देंगे कि हम मजहब को दोष देंगे भाई? मेरा सवाल है आपसे। सवाल नहीं भाई पता है, आपने कहा कि प्रेजेंटेशन है वहाँ कल्चर एक्ट कीजिए, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि ये आप पहले मेरी सवाल का जवाब दीजिए। पर आप दोष देंगे मौलाना को, आप दोष देंगे इस्लाम को, बताइए आप। एंट्री हमें नहीं दे रहा तो हम किसको जवाब, हमें क्या पता कि एंट्री कौन नहीं दे रहा है? नहीं, मैं क्या बोलूं, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कश्मीर में स्नोफॉल हुई है, ठीक है, काफी सारे हिंदू टूरिस्ट फंस गए भाई। कश्मीरी मौलाना इनको क्या किया, उनको मस्जिद में बिठाया भाई। अब जब मस्जिद में उनको बिठाया, रात को मतलब खाना शाना दे दिया भाई, काफी सारे हिंदू लोग थे। अब क्या हुआ कि सारे मीडिया लोग आ गए भाई, बोले क्या भाई देखो यार, कश्मीरी को तो आतंकवादी मान रहे, ये तो यहाँ पर इनको अपने मस्जिद में बिठा रहे भाई। अगर वहां पर उन लोग मौलाना ने इनको अलाउ नहीं किया होता मस्जिद में, तो बदनाम क्या होता भाई? बदनाम होता न कि मौलाना होता, बदनाम होता इस्लाम, बदनाम होता मुसलमान भाई। अब देखिए भाई, मेला कुंभ का मतलब ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को यूनाइट करना। अब कौन सा उसको रोक रहे, हमें उससे गरज नहीं है भाई, हमें गरज है मेला कुंभ से भाई। इंसान फरिश्ता भी होता है, इंसान शैतान भी होता है। अब शैतान कौन है, फरिश्ता कौन है, आप डिसाइड कर सकते हो। आई कॉन्ट से ऑन कैमरा दिस थिंग। खास तबके के लिए ही है। हाँ। और यहाँ डाइवर्सिटी फेस्टिवल में नहीं है। बाकी दूसरे जो मेले लगते हैं जहाँ पर कई जगह के लोग आते हैं अपने शौक से लगाते हैं, वहाँ पर डाइवर्सिटी है। इस तरीके से हम मतलब मुसलमान मक्का जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी अगर है तो सिर्फ मुसलमानों के अंदर जितने भी होता है उनमें वहाँ डाइवर्सिटी मान सकते हैं, लेकिन दूसरे का अगर मजहब वाले वहाँ जाएंगे आना चाहेंगे तो नहीं आ सकते। तो इस मेले के लिए खास डाइवर्सिटी का और तरफ से अब जो है मैं इस पे ऑन कैमरा जो है वो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए जो है ठीक है। आपने सवाल किया है, बहुत धन्यवाद करता हूँ, सवाल नहीं चाहिए और मैं सही करता हूँ कि आपने जो है अच्छे से मेरे को समझा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान रशीद नदवानी है और मैं BJMC का थर्ड ईयर का साल हूँ। जी सर। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, महाकुंभ मेले में जो भीड़ बहुत ज्यादा होती है और उसमें कौन कौन सी चैलेंजेस आती है, ये आज का मेरा टॉपिक है। थोड़ा कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा कि महा ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट, यानी कि जहाँ पर बहुत ज्यादा, ग्रेट का मतलब जहाँ बहुत ज्यादा है जिसको बोले थे। और कुंभ दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सैक्रेड पिक्चर्स, बताइए क्यों, मुतबारक भला, जिसको हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैदरिंग की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने जो कुछ गूगल ChatGPT वगैरह से इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके मुताबिक 2013 के मुताबिक जो है 140 मिलियन लोगों की गैदरिंग वहाँ पे पाई गई थी, और 2018 के मुताबिक 240 मिलियन और 2025 में 400 मिलियन का जो फ्लोट था वहाँ पे पाया गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब हर साल की तरफ इसकी जो है गैदरिंग जो है वो गैदरिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब जो इसमें इतनी सारी जो गैदरिंग होती है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलियनों में लोग हैं, करोड़ों के हिसाब से जो लोग हैं उनको कैलकुलेट उनका जो गिनती करना है वो काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसके मुताबिक से हम उस मेले की जो गैदरिंग है उसमें जो कितने लोग हैं उनकी जो है कैलकुलेशन बता सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है हेडफोन्स। इस हेडफोन से मुराद ये है कि जहाँ पे जो एंट्री होती है गेट पे, वहां पे जिस टाइम एंट्री होती है तो उस टाइम पे वहां पे मैनुअली इंसानों को काउंट किया जाता है कि कितने लोग एंटर हो गए। दूसरा तरीका यहाँ पे है सीसीटीवी कैमराज। सीसीटीवी कैमरा जो वहां पे लगे होते हैं वो भी मॉनिटर करते हैं कि कितने लोगों की वहां पे जो है डेंसिटी है। तीसरा जो तरीका है कैलकुलेशन करने का वो है ड्रोन सर्विलेंस। वहां पे जो है ड्रोन कैमरा वगैरह जो है लगे होते हैं जिनकी वजह से भी हमें ये पता चलता है कि कितनी जो है भीड़ है उस मेले में है, कुंभ मेले में। और एक और सोर्स है जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कितनी जो है जो उस मेले में है वो है मोबाइल 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 फोन डाटा।
मोबाइल फोन डाटा से हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑनलाइन इनको ट्रैक किया जाता है कि उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे वो मेला हो रहा है उसमें कितने मोबाइल नंबर्स जो है एक्टिव चल रहे हैं, उसके बेस पर भी हम कैलकुलेशन बता सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। अब इस जो ज्यादा भीड़ रहती है हमें जो भी अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है इस मेले में, तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। पहली चैलेंज जो होती है क्राउड मैनेजमेंट, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ जो होती है उस मेले में उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आते हैं, बाहर से लोग भी होते हैं, उन सबको रहने के लिए कुछ जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे वो अपने अपना जो है रिहाइश करने के लिए जो जगह मिलनी चाहिए। तीसरी चीज होती है जो वहां पे लोग आए हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको खाने पीने का इंतजाम भी वहां पे होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है सिक्योरिटी इशू। काफी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ में धक्का मुक्की होती है या चोरी वगैरह होने का भी खतरा रहता है। इन सबको बचाने के लिए जो सिक्योरिटी एक काफी बड़ा इशू रहता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक मेन चैलेंज रहता है महाकुंभ मेले के दौरान। और एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न से मुराद ये है कि काफी ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह में कुछ खाने पीने की चीजें रहती हैं या बाकी चीजें जो है वो उधर इधर फेंकने की वजह से जो है हमारे जो एनवायरमेंट में भी खराबी पैदा हो सकती है। अब कौन कौन से स्टेप्स हम लेने चाहिए जिनकी वजह से इन चैलेंजेस का जो है सामना किया जा सकता है। पहला स्टेप है कि टेम्परेरी टेंट हाउस। जो लोग वहां पे महाकुंभ मेले में आते हैं वहां पे जो है टेम्परेरी टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उन लोगों को बैठने के लिए घर मिले, ताकि वो जो टाइम वहां पे उनको निकालना है वो अपना टाइम आराम से निकाल सके। दूसरा दूसरा चीज जो है किचन फॉर कुकिंग। हजारों की तादाद में वहां पे जो है किचन मतलब रसोई वगैरह बनाई जाती है ताकि उन लोगों की खाने पीने की जरूरत को भी पूरा किया जा सके। तीसरी चीज है सिक्योरिटी फॉर सेफ्टी। और वहां पर जो है पुलिस वगैरह का भी जो है बंदोबस्त किया जाता है जो उनको निगरानी में रखते हैं कि ताकि किसी तरह का कोई फसाद वगैरह ना हो जाए। और इसमें चौथा पॉइंट है कि ट्रांजिट बसेस। जो लोग अब अलग अलग हिस्सों से आते हैं और ट्रांसपोर्ट काफी मतलब काफी दूर दूर से लोग आते हैं, उनको आने जाने के लिए जो है गाड़ी वगैरह की जरूरत होती है। गाड़ी वगैरह की जरूरत जो होती है उसका भी इंतजाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। आपके प्रेजेंटेशन में आप रेफरेंसेस नहीं दिए। रेफरेंस सर चैट जीपीटी है और बोलने का नहीं है ना, रेफरेंसेस आपकी स्लाइड में रहना कहाँ कहाँ से मतलब आपने और दिया। थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट जो है ना व्हाइल प्रेजेंटिंग योर जो भी डाटा है आपको दे रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली स्टेबल नहीं थे, उसका भी अगली मरतबा ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अनस। मेरा टॉपिक है कुंभ मेले का साइकिल क्या है, मतलब किन मीनार पर कुंभ मेले का साइकिल चेंज होते रहता है, कितने साल बाद कुंभ मेला आता है। तो कुंभ मेले का जो साइकिल होता है वो जुपिटर की बिना पर होता है। जुपिटर को उर्दू में क्या बोलते हैं? जोरा। हिंदू मैथोलॉजी में जो ज़ोडिएक साइन है उसके अलग अलग मतलब लिए जाते हैं। जो 12 ज़ोडिएक साइन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके मुताबिक अलग अलग महीनों में पैदा होने पर आपके पर्सनैलिटी पर अलग अलग असर पड़ता है। तो इसी बिना पर जो महाकुंभ मेले का साइकिल है वो होता है। तो सूरज के इर्द गिर्द जुपिटर को एक साइकिल पूरा करने के लिए 12 साल लगते हैं। जिस तरह जमीन एक साल में घूमती है उस तरह यहाँ के साल के मुताबिक जुपिटर को 12 साल लगते हैं। तो हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके जो सिटीज डिवाइड होते हैं उनके भी पीछे चंद वजूहत हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल वजूहत है, जैसे ये चारों शहर जो है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, ये चारों नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइन है उससे भी होता है, जैसे कि जब जुपिटर टॉरस में होता है और चांद और सूरज कैप्रिकॉर्न में होते हैं तब महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। इसी तरह जब जुपिटर एक्वेरियस में होता है और सूरज और चांद एरियस और सेजिटेरियस में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और जब नासिक जो कि गोदावरी के किनारे बसा हुआ है,
जब जुपिटर लियो में होता है और चांद और सूरज कैंसर पे होते हैं तब कुंभ मेला नासिक में लगता है। इसके अलावा उज्जैन है जो जब जुपिटर लियो में होता है, चांद और सूरज एरियास में होते हैं, तब कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। कुंभ मेले के चंद टाइप है जो कि जुपिटर साइकिल ही की बिना पर किए जाते हैं। जैसे कि एक कुंभ नॉर्मल होता है जो कि हर 3 साल में लगता है। इसके बाद होता है अर्ध कुंभ, जब जुपिटर अपना आधा साइकिल पूरा कर लेता है 6 साल में, तब अर्ध कुंभ मुनक्किद होता है। इसके बाद होता है पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 साल में लगता है। जब जुपिटर अपना एक पूरा साइकिल मुकम्मल कर लेता है तब पूर्ण कुंभ चारों सिटीज में लगता है ज़ोडिएक साइन की बिना पर। इसके अलावा एक होता है महाकुंभ जो कि 11 पूर्ण कुंभ के बाद जो 12वां महाकुंभ होता है वो द महाकुंभ मेला होता है जो कि 2025 वाला महाकुंभ मेला है और अब ये अगले 144 साल बाद आएगा। इसमें भी एक और बात यह है कि जिस तरह लीप ईयर का कंसेप्ट है कि जमीन 365 दिन 6 घंटे में घूमती है, तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है। तो इसी तरह जुपिटर भी मुकम्मल 12 साल में नहीं होता बल्कि उससे कुछ कम दिन होते, कम महीने होते हैं। इसलिए हर 84 साल में 7वां जो महाकुंभ होता है वो 1 साल पहले यानी 83 साल में किया जाता है। और जुपिटर, ज़ोहरा, सूरज और चांद इनकी बिना पर इंसानी फिजिकल मतलब इंसानी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह के इससे असर पड़ते हैं। और इसी वजह से जैसे कि ये महाकुंभ में 6 अहम डेट्स थे, 13 जनवरी, इसी तरह 29 जनवरी को भी एक अहम डेट थी, उस दिन स्नान लेना जरूरी होता है। तो ये 6 तरह के बात होते हैं स्नान। सोर्सेस मेरा नाम मासूम कमर है और मैं BA थर्ड ईयर का हूँ। आज मेरे प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है द कुंभ मेला सिनेमैटिक जर्नी। Every religion has its own customs, some rituals by which they are identified, and when we see them following those rituals, we understand that they belong to a particular community. In the same way, we also believe that cinema is a mirror of the society. हम में से हर शख्स जानता है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब के अपने कुछ रस्म है, कुछ रिवायात है, कुछ तहजीब और सकाफत है, और उन तहजीब और सकाफत की वजह से उस कम्युनिटी की या उन लोगों की पहचान होती है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि हर मजहब के अपने कुछ फेस्टिवल्स हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के फेस्टिवल्स ईद है, क्रिश्चियन का क्रिसमस है, उसी तरीके से हिंदुओं का जो बहुत सारे फेस्टिवल्स उनके हैं, उनमें से एक फेस्टिवल है कुंभ। एक तरफ हम ये जानते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि सिनेमा इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। ये जो फिल्में हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज की झलक हमें देखने को मिलती है। हम पर्दे पर जो फिल्में देखते हैं वो जब देखते वक्त हमें महसूस करते हैं ये सारी चीजें जो हम पर्दे में देख रहे हैं वो हमारे समाज में मौजूद है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो कुंभ का जिक्र है वो हमें फिल्मों में मिलता है, कुंभ का रेफरेंस हमें फिल्मों में मिलता है। The classic Bollywood trope depicts siblings getting lost at a Kumbh Mela where children enjoy round rides and sample confectionery before getting separated in the massive crowd. टिपिकल बॉलीवुड में एक चीज हम देखते हैं कि जब उन्हें माँ बाप से बच्चों को जुदा करना होता है तो बेस्ट प्लेस वो लोग चुनते हैं इसके लिए कुंभ मेले का। अक्सर फिल्मों में हमने इसका रेफरेंस देखा है। अगली जो मूवी है अमर अकबर एंथनी, ये एक क्लासिक मूवी है और इसका एक मशहूर डायलॉग है कि कुंभ के मेले में बिछड़े 3 भाई अब मिलेंगे या नहीं। ये एक ऐसा डायलॉग है जो एक जमाने तक लोगों के जहन में रचा बसा था। इसमें होता है क्या कि माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कुंभ मेले में जाते हैं, वहां पर बच्चे घुड़सवारी कर रहे होते हैं, माँ बाप अपने खा रहे होते हैं, लेकिन अब जो डायरेक्टर को कुछ ट्रेजेडी दिखानी होती तो कुंभ मेले में तीनों भाई को वो लोग अलग कर देते हैं और उसके बाद पूरी मूवी चलती रहती है और आखिर में जब क्लाइमेक्स का वक्त आता है, क्लाइमेक्स में वो अमर अकबर एंथनी ये 3 शख्स है जिसका किरदार अदा किया अमिताभ बच्चन ने, ऋषि कपूर ने और विनोद खन्ना ने। इसी तरीके से अदाकारा जो है वो है नीतू सिंह है, शबाना आजमी और परवीन बादी है। इस मूवी का लिंक मैंने दिया हुआ है, YouTube में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं। क्लाइमेक्स आखिर के 10 या 15 मिनट में ये डायलॉग आपको देखने को मिलेगा। एक मूवी आई थी नरगिस फकरी की 1943 में तकदीर, जिसे महबूब खान ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के जो अगर शुरुआत के आप 5:30 to 7:50 मिनट्स के दौरान ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं।
कि एक तरफ एक शख्स रहता है जो बे औलाद रहता है और दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी एक बेटी, वो सारे लोग कहीं कुंभ मेले में जाते हैं और एक शख्स की बेटी गुम हो जाती है, वहीं दूसरे शख्स का बेटा गुम हो जाता है और वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। कुंभ मेले में चूंकि बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं तो अडॉप्ट कर लेते हैं लोग। आखिर में पता चलता है कौन किसकी बेटी है। ये मूवी आप यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और पर्टिकुलर सीन को आपको देखना हो तो 5:30 टू 7:30 मिनट्स के बीच में आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से एक मूवी थी धर्मात्मा। इस मूवी में एक खास सीन ऐसा होता है जो लोगों को भावुक कर देता है। वो सीन आप देख सकते हैं मूवी के शुरुआत के 30 टू 40 मिनट्स में और वो सीन ये है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। इसमें एक डायलॉग है कि ये मेला तो बस नाम है, यहाँ हर कोई अपनी किस्मत का सौदा करने आया है। यहाँ पर भी कुंभ मेले के जरिए एक डायलॉग दिया गया जो काफी लोगों के दरमियान चर्चित रहा है। हालिया कुछ सालों पहले अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब आई थी जहां से इसके करियर मेरे ख्याल से ये अच्छा बहुत सारी फिल्में हिट होने के बाद ये फिल्म ऐसी थी जो फ्लॉप हुई थी, हालांकि मूवी अच्छी थी। इसमें एक डायलॉग था कि कुंभ के मेले में जो खो गया उसे फिर से ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन हमेशा साथ रहती है यादें। चूंकि इसका मैं रेफरेंस नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है नहीं और ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, आप इसको देख सकते हैं और इसका रेफरेंस उसमें भी मिलेगा। इसी तरह से एक मूवी आई थी सोल्जर, बॉबी देओल की थी 1998 में। इसमें ये बेसिकली इस मूवी में क्या होता है कि जो बॉबी देओल होता है वो अपने बाप के मर्डरर को ढूंढ रहा होता है और अंडर कवर होता है, जिस पर ही पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो वहां पर एक सीन ऐसा आता है जहां पर इनके साथ जॉनी लेवर का एक बातचीत होती है, एक मुकाबला होता है। तो एक ह्यूमरस अंदाज में, चूंकि जॉनी लेवर का एक भाई गुम हो चुका होता है बचपन में, तो उसने बॉबी देओल के बाद, जो कि आप जॉनी लेवर को जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सिमिलर है इस फोटो में। तो उस वक्त जॉनी लीवर ये डायलॉग बोलता है कुंभ के मेले में मेरा भाई सोहन पिछड़ गया था। तो उसे ऐसा लगता है जॉनी लीवर को कि बॉबी लीवर उसका भाई है। तो ये सब का मकसद ये है कि जो कुंभ का जिक्र है वो अक्सर फिल्मों में हमें देखने को मिला है। 2014 से 15 के बीच में एक ड्रामा एक नशर किया गया था, महाकुंभ एक रहस्य एक कहानी। ये एक मिस्ट्रिकल थ्रिलर टीवी सीरीज थी जो 1 साल तक चला था। इसमें क्या था कि जो एक ये जो हीरो है, ये अदाकार, इसके अंदर कुछ कुछ पावर्स रहती है, क्या सुपर नेचुरल पावर्स रहती है और सिर्फ इनके अंदर नहीं रहती बल्कि 7 प्रोटेक्टर्स होते हैं जो महाकुंभ की हिफाजत के लिए मुतय्यन होते हैं। उन्हें फिर धीरे धीरे अपनी शक्तियों का एहसास होता है और उसके बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। ये खास तौर पर महाकुंभ के मेले से ही लिया गया ये रेफरेंस है और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है। तो ये जो कुंभ का जिक्र बार बार किया गया है क्योंकि अगर मुसलमानों को कहीं दिखाना होता है फिल्मों में तो टोपी कुर्ता पायजामा दिखा देते हैं या नमाज पढ़ते हुए दिखा देंगे या ईद की नमाज पढ़ते हुए दिखा देंगे। इसी तरीके से हिंदुओं के लिए तो बहुत सारे मतलब फेस्टिवल है जिसमें से आप दिवाली है, दिवाली के साथ साथ आप काली पूजा है, लेकिन कुंभ का जिक्र अक्सर हमें देखने को मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं इसकी अहमियत को पता चलता है। और अब सामीन या नाजरीन जब कुंभ का वर्ड सुनते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुन के बस अनदेखा कर देते हैं, आगे चल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार मैंने इस नाम को बहुत सुना है तो इसकी अहमियत क्या है, तो उस चीज को फिर सर्च करते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मैंने जो भी मूवी यूट्यूब में अवेलेबल है मैंने वो सारी लिंक आपको दे दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मिनट्स का भी मैंने जिक्र किया है कि जहाँ पर खास कुंभ मेला का जिक्र या कुंभ वर्ड का जिक्र किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 17 जनवरी 2025 के आर्टिकल में ये सारी चीजें नशर की गई थी। इसके अलावा न्यूज इंडिया से मैंने कुछ चीजें हासिल की और यूट्यूब से मैंने कुछ पढ़ा। और मैं सिक्स सेमेस्टर का तालिब इल्म। मेरा टॉपिक है इस साल के महाकुंभ में मैनेजमेंट की कमी से कितने लोगों की मौत हुई। इसमें पहले देखते हैं कि शिरकत करने वालों की तादाद जो गवर्नमेंट ने बताया है 30 जनवरी को, जो कि आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर पर ये डाटा था 29 करोड़ जो कुल शरीक हुए थे। और जो उस दिन 29 जनवरी को जो नहाने की गए थे उन लोगों की तादाद 1.96 करोड़ है। इंतजामी करने के बायस पैदा होने वाली मुश्किलात, जैसे वहाँ पे ज्यादा आदमी हो जाने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई और वीआईपी कल्चर का अलग हो रहा, उन लोगों के लिए अलग मैनेजमेंट की गई थी। इसकी वजह से जो आम आदमी थे वो एक जगह उन लोगों को ये करना, एक जगह जमा होना उन लोगों के लिए ज्यादा भीड़ हो गया। उसके बाद फिर उनके लिए सहूलियत की भी कमी हुई, सफाई की कमी हुई और सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल आए जो पुलिस वगैरह
उन लोगों को मैनेजमेंट नहीं कर पाया। इंतजामी की कमी की वजूहात है वक्त की कमी, और वक्त की कमी जैसे उन लोगों की जो उस वक्त भगदड़ हुई थी, उस वक्त बहुत सारे जो पुलिसकर्मी वहां थे उन लोगों ने उनकी मदद नहीं की। बाकी उन लोगों ने ये भी किया, उन लोगों ने फरियाद भी किया कि मुझे हमारी मदद कीजिए, हमें हमारी घुटन की वजह से हमारी जागे जा रही है, हमें प्यास लग रही है। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे जो मेडिकल्स वगैरह मौजूद थे, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अफराद की मौत कुल तादाद अगर देखें तो गवर्नमेंट के मुताबिक 40 है और 60 जख्मी है, बल्कि नेशनल न्यूज भी इसको कवर नहीं किया है, ये दैनिक भास्कर वगैरह ने कवर किया है। और रिटर्स के मुताबिक 69 लोगों की मौत हुई है महाकुंभ के भगदड़ में, और नहाने के वक्त अलग मौत हुई, और जो वहाँ भीड़ लगी थी उसके अलग मौत हुई है। वहाँ पहुंचने के लिए पहुंचे लोग, उसके दौरान अलग लोगों की मौत हुई है। ये डाटा रिटर्स के मुताबिक दिया गया। मेरा नाम सामिया है, बीएचएमसी 6 सेमेस्टर की तालिबे इल्म हूँ। आज का हमारा मौजूद प्रेजेंटेशन का वो 4 जगह कौन सी है जहाँ महाकुंभ मेला मुनाफिद किया जाता है, क्या है। आज इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगी वो 4 जगह कौन सा जहाँ पे मेला लगता है और जगह क्या है, क्या वहाँ किस चीज की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी महाकुंभ मेला क्या है। वह हर 12 साल में 4 जगह पर मुनाफिद किया जाता है। उस जगह की बहुत बड़ी अहमियत होती है वो मेला मुनाफिद करने के लिए। जैसे हम लोग का अकीदा, हम लोग का ये मानना है कि अगर हम लोग कोई गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ते तो अल्लाह माफ करते हैं। वैसे वो हिंदू धर्म में हम लोगों का ये अकीदा है, हम लोग इस चीज पर दिल से यकीन करते हैं कि इस नदी में जाके गोता लगाने से हमारी गुनाह माफ हो जाएगी, हमारा दिल संवर जाएगा। वो 4 जगह सबसे पहले नासिक वो सबसे पहले नासिक जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां पे ये मेला लगाया जाता है। जहाँ पे वो गंगा नदी में जो आरती होती है, वहां पे वो लोग आरती करते हैं। वो लोग को ये लगता है कि नदी में अगर हम गोता लगाए तो हमारी ये मतलब गुनाह माफ हो जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। उसी तरीके से हमारा दूसरा जगह उज्जैन, जो भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद है। वहां से सुप्ता नदी गुजरती है, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, लाखों की तादाद वहां पर जाके इस मेले में शिरकत फरमाती है। अब वहां पे इसकी शिव की पूजा की जाती है, वहां पे शिव जी की पूजा की जाती है, जिसमें उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पे पूजा करेंगे तो शिव जी आके हमें माफ कर देंगे, शिव जी हमारे गुनाह को, हमारा जो पाप है उसको धुल देंगे। चौथा है प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो 3 नदियों से मिलकर बना हुआ, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदी से वहां गुजरती है। जैसे हमने पहले में बताया था कि वहां पे गंगा नदी की आरती होती है, तो यहाँ पे आरती ना होकर यहाँ पे तराना होता है। ये सबसे बड़ी जगह जहाँ पे 3 नदी मिलती है। पहला में तो जैसे गोदावरी नदी मिली है, दूसरा में गंगा नदी मिली है, सुप्रा नदी, यहाँ पे 3 नदी मिलती है। वो सारे लोग की पूजा करते हैं। और एक जगह उज्जैन में जो गंगा नदी होकर गुजरती है, गंगा नदी में गंगा नदी को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा नदी माना जाता है। उन लोग शाम के वक्त वहाँ पे आरती करते हैं, शाम के वक्त पूजा करते हैं। उन लोग लगता है कि सूर्य डूबने से पहले पूजा करें तो हमारी गुनाह सारी चीज माफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं बीएचएमसी थर्ड ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा जो टॉपिक है ये कुंभ मेला जो होता है, इसमें जो चैलेंजेस जो दरपेश आते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो पेश आते हैं उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका स्केल, कुंभ मेला जो है इसका स्केल क्या पैमाने, कितने बड़े पैमाने पर ये मनाया जाता है। तो कुंभ मेला जो है ये हर 12 साल में मनाया जाता है, और इसमें मिलियंस में जो है जो श्रद्धालु होते हैं, अकीदतमंद होते हैं, वो दुनिया भर से आते हैं हिंदुस्तान में और अपने अकीदा के तहत जो है वो डुबकी लगाते हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पे भीड़ इकट्ठा होता है एक जगह।
तो उसमें जो है ये जो क्राउड मैनेजमेंट चैलेंजेस का सामना होता है। तो हम देखते हैं इसमें जो क्राउड मैनेजमेंट है इसमें क्या क्या सामना होता है कि इंश्योरिंग क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, जो क्राउड का जो इतना बड़ा जो क्राउड होता है तो उसमें इस बात की यकीन दहानी करना कि उसे किस तरह से उसे मैनेज किया जाए और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, अगर कोई हादसा हो और किसी तरह का मामला पेश आए तो उसमें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हो, बैलेंसिंग स्पिरिचुअल डिवोशन एंड पब्लिक सेफ्टी। ऐसा ना हो कि कोई हादसा के तहत जो है या कोई ऐसा मसला पेश आए जिससे कि लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है तो उसमें कोई ऐसा उजड़ पैदा हो। और उसके बाद कम्युनल रिलीजियस डिस्प्यूट्स, ऐसा होता है कि जब हिंदुस्तान जो कि डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत है तो अलग अलग मज़ाहब के लोग रहते हैं, तो हर मज़हब के लोग जो है अपना अपना फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसमें कम्युनल और रिलीजियस कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो इसका भी ख्याल रखना होता है। सोशल रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वसाइल से उसके लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी जो है उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ता है। सेफ्टी चैलेंजेस हम देखें तो सेफ्टी फॉर ऑल अटेंडेंट्स, जितने भी शुरका हैं उनके लिए सेफ्टी जो है बहुत जरूरी माना जाता है, तो उनके लिए सेफ्टी का यकीन दहानी करना, उनके लिए सेफ्टी बरकरार रखना और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सेंसिटी, स्मूथ एग्जीक्यूशन, जो इंतजामात हो स्मूथ तरीके से काम स्मूथली हो। लॉजिस्टिकल प्लानिंग में ये है कि जो श्रद्धालु जगह जगह से वहाँ शिरकत करने आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो आवाजाही के लिए नकलो अमल के लिए वो इंतजाम कायम हो ताकि वो अच्छे से वहाँ पर आए। उसी तरह हेल्थ केयर है, अगर उस भीड़ में किसी कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें वैसी सहूलत फराहम की जाए ताकि उनका इलाज हो सके वक्त पर। वेस्ट मैनेजमेंट, अब वहाँ जो है जो भीड़ इकट्ठा होता है तो उन्हें खाना पीना भी होता है, मुख्तलिफ तरह के जो खाने के सामान होते हैं उनके वेस्टेज होते हैं, तो उनके लिए वेस्ट मैनेजमेंट करना ताकि इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है, अब जब यहाँ पे लैक ऑफ दी मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे, तो ये सब मैनेजमेंट अगर सही ढंग से ना हो तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं अभी रिसेंटली 2025 में जो कुंभ मेला प्रयागराज में मुनक़िद हुआ है तो उसमें जो है स्टैम्पिडे जो हुआ है भगदड़ हुआ है, एक ब्रैकेट था उसको तोड़ते हुए जो है ना लोग गए और भगदड़ मच गई। तो उसमें हिंदू की रिपोर्ट है कि उस वक्त 29 जनवरी के 30 लोग मारे गए और 60 करीबन वो इंजर्ड हुए। उसी तरह देखते हैं किस तरह के हादसा पेश आते हैं, जैसे स्टैम्पेडीज हो गया, एक्सीडेंट हो गया और अदर्स कई तरह के मामले पेश आते हैं। ये कुछ फोटोज है जो कि स्टैम्पेडीज कॉन्फ्लिक्ट से अराइवल आफ्टर स्टैम्पेडीज। अब यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो यहाँ पे इसका जो है तरह तरह से इसका मुखालफत होने लगा। इसमें क्या हुआ कि अब यूपी में योगी गवर्नमेंट है, अब इसके लिए जो मुखालिफ जो अपोजिशन लीडरान है उन्होंने इनकी मुखालफत की कि ये जो है गवर्नमेंट के जो है अच्छे तरह से इंतजाम नहीं करने की वजह से पेश आया है और इसमें जो है जो डेथ टोल है उसे गलत तरीके से बयान किया गया है। और फिर यहाँ पे तरह तरह की जांच कमेटियां बैठाई गई है कि असल जो वजह क्या है इससे स्टैम्पलिंग में पेश आने की। जैसे इंसाफ टाइम ने कल एक आर्टिकल शायद किया जिसमें बताया गया है कि जो तरह तरह की एजेंसियां इसके पीछे तहकीकात करने के लिए लगी है, तो उसमें जो है कहा जा रहा है कि इसमें जो है एक अलग तथ्य से जोड़ा जा रहा है, एक अलग यूथ को टारगेट किया जा रहा है जो कि एनआरसी और सीए तरह के उसमें थे, उन पर ये बताया जा रहा है। अब the events happen over the time, जब over the time ये हुआ the events happen क्या छोड़ी events right में भी आपका जो टॉपिक है conflict arises क्या वो प्रॉब्लम का सही करेक्शन, ठीक है। तो वक्तन जो ये पेश आया है, जैसे आज तक की रिपोर्ट है कि 1954 में 800 लोग मारे गए, उसके बाद 86 में 400 है, 100 2003 में, 2010 से 2000
2025 में अभी जैसा मामला पेश आया। कंक्लूजन ये है कि ये जो महाकुंभ मेला बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, हर 12 साल में आता है, और इसके लिए जो है हुकूमत जो है, ताकि इसमें कोई स्टैम्पिड न हो और कोई इस तरह कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, उसके लिए उनको चाहिए कि अच्छा से अच्छा इंतजाम करे, और जो शुल्का आए हैं उनके लिए जो है सभी तरह से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका हेल्थ हो और दीगर जो पहलू हैं, उन सभी को देखते हुए अच्छे से ये इंतजाम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सालिया वसीम MA फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है सुसाइड केसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट। कैसे सुसाइड क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही चीजों को मतलब बता पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका मतलब सॉल्यूशन निकाले एक दूसरे से। क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में ये बातें हो रही है तो ये बहुत बड़ा मैटर है, और इस चीज को हम आप ही इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे इस चीज को हम खत्म करें। कोशिश तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले सुसाइड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सुसाइड जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। हर एक दिन जो आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है उसको बस वही खत्म कर देना है, सुसाइड पे ही जाके खत्म कर देना है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है उसके बारे में हम आपको जानेंगे। नेक्स्ट व्हाट डज द डेटा से। इसका जो डेटा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स हर साल मतलब 20 साल पिछले 20 सालों से जो है वो मतलब सुसाइड का जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है सुसाइड को देखिएगा। 2022 में जो है वो मतलब मेल स्टूडेंट्स का था 50% दिखा रहा था, ठीक है। और उसी बीच में 21 से 20 के बीच में जो है मेल स्टूडेंट्स का जो है 6% घट गया, लेकिन फीमेल स्टूडेंट्स का जो है 7% बढ़ गया ओवर द लास्ट डिकेड। मतलब 24 हम सब जानते हैं कि सुसाइड का जो एज रेट जो है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 16-17 साल से जो स्टार्ट होता है एंड आपको 24-25 के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कैसे 10th में 9th के बच्चे पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं एग्जाम्स की वजह से जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, उनका वो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा देखिए वो और which state have the highest cases। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में केसेस दर्ज किए गए हैं। पहला है महाराष्ट्र जो आपको 1764। हमारा MCRB के तहत हमने ये डेटा देखा है तो 2022 तक का ही डेटा था वहाँ, क्योंकि उससे पहले हर मतलब ईयर का जो एक साल पीछे का वहां दिया होता है, आप सब जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। तो 2022 का डेटा है। महाराष्ट्र फर्स्ट टॉप 1 में आ रहा है जो 1764 दिख रहा है केसेस दर्ज किया गया है। पूरे इंडिया में 14% दिखा रहा है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भी वैसे ही दिख रहा है 1416 है। मध्य प्रदेश में भी वैसा ही दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोग भी देखिएगा एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। Why are the student suicide increasing? ये पॉइंट देखिएगा कितनी बड़ी बात है। ये क्यों रहा है, ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये आपको भी जानने की जरूरत है और हमें तो खैर है ही। हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है। ये क्यों हो रहा है? एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर ये क्या है, मतलब ये क्यों हो, मतलब एकेडमिक प्रेशर की वजह से स्टूडेंट आत्महत्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। बच्चे को मार्क्स ऐसा हो रहा है कि हम साथ में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारा मार्क्स क्यों नहीं, हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जा रहा है कि हमारा मार्क्स कितना क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से जाके मतलब सुसाइड कर ले रहे हैं। हम IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम जाके सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको पता भी है या फिर हमें ये चीज पता क्यों नहीं होता है, हमें ये चीज क्यों नहीं समझ में आता है कि हम अगर तैयारी 2 साल की है, अगर प्रिपेयर खुद को कर रहे हैं तो सिर्फ उसका मोटिव यही नहीं होना चाहिए कि हम उस एग्जाम्स को क्लियर कर ले रहे हैं। हमें मेहनत करना आ जा रहा है कि, और मेरा जहां तक मानना है कि जिसको मेहनत करना आ जाएगा वो लाइफ में सक्सेस होगा ही। हो सकता है ये भी नहीं हो, दूसरा भी हो, उसको सक्सेस में जाने का, उसको आगे बढ़ने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा तो ये तो नहीं है कि हम वही जाके खत्म हो जाए, वही सुसाइड कर ले। दूसरा मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसी वजह से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे 8-9 के बच्चे तारी जमीन पे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बच्चे सुसाइड तो नहीं करते हैं लेकिन उनको जो प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर जो होता है, उनको मतलब लेटर पहचानना, पढ़ना लिखना, उन सब में प्रॉब्लम होता है। और बच्चे जो है दूसरे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनका बहुत मजाक बनाते हैं। रीजन ये भी होता है सुसाइड करने का बच्चों का।
और दूसरी चीज हमारे क्लासेस में है, हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, अरे यार तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम कितने बेवकूफ हो, देखो उनको देखो उनको देखो, इस वजह से भी डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। और दूसरा बाइंग रैगिंग एंड हैरेसमेंट। तो रैगिंग ये कितना बड़ा, अब तो है बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक रैगिंग इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा था, जिस वजह से बच्चे जाके, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उनको फेस कर ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उसको फेस नहीं कर पा रहे थे, और वो वहां जाकर के मतलब रैगिंग को फेस ही नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ भी बोल दो आप करने के लिए, वो जो थोड़े से शांत बच्चे होते हैं वो वहीं जाके, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होता था, जाके सुसाइड कर लो। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट था। एक फाइनेंशियल प्रेशर एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन। फाइनेंशियल प्रेशर ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चों को अगर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो उनका एक्सपेक्टेशन ये हाई होता है कि अरे हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने, जल्द से जल्द वो कामयाब हो जाए। ये भी बच्चों के मन में इतना ज्यादा हैंग करने लगता है कि बच्चे जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। और पेरेंट्स का एक निगेटिव वे में भी होता है कि अरे मेरा बच्चा नहीं तुम बच्चे के खुशी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे की चीजों को नहीं देख रहे हैं कि हाँ बच्चा किस वे में जाना चाह रहा है, उनकी चॉइस को नहीं देख रहे हैं, उनके अंदर की जो सलाहियत है उसको नहीं देख रहे हैं। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाह रहे हो, आप इंजीनियरिंग में मेरा बच्चा IIT करे, ऐसा थोड़ी है। बच्चों की भी चीजों को जानो ना। पेरेंट्स और बच्चों, मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे और पेरेंट्स में एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा मैटर है कि पेरेंट्स के मतलब प्रेशर की वजह से भी जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। What can be done? हमें इससे क्या करना है, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस वजह क्या होना चाहिए इसका। स्कूल एंड कॉलेजेस मस्ट एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम। हमारे स्कूल और कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ के लिए जैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, वैसे एक टीचर होने चाहिए। एक ऐसे मेंबर तो होने ही चाहिए जो मतलब बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करे, उनसे जानने की कोशिश करे। ऐसे बच्चे जो शांत बच्चे हों, उनसे टीचर्स को बहुत अच्छा बिहेव रखना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए। स्ट्रिक्ट हो लेकिन अच्छा, मतलब ये होना चाहिए कि जो बच्चे शांत हैं उनसे चीजें मतलब जानने की कोशिश करें कि क्यों। और जो बच्चे ऐसे हैं कि मतलब नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। वो भी है, वो भी इंसान है, वो भी चीजों को कर सकते हैं। दूसरा, द एकेडमिक करिकुलम शुड बी मेड लेस स्ट्रेसफुल। हमारे मतलब स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, एकेडमिक जो है वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। और मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम लाइबा सालिम है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है हरासमेंट अगेंस्ट मेन। जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि विमेन के अगेंस्ट जब हरासमेंट होता है तो पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरे विमेन उठ के चली आती है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हम यहाँ सिर्फ इसलिए बात क्यों करते हैं कि इक्वालिटी में विमेन को मेन का दर्जा दिया जाए। हम इक्वालिटी में ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जब बात सेफ्टी की आती है, ऐसा नहीं है ना कि जो आदमी होते हैं वो इंसान ही नहीं है, उनको सेफ्टी की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा टॉपिक है उसी पे। स्लाइड। अतुल सुभाष, आप सभी लोगों ने इनका केस तो अच्छी तरह जाना होगा। आपको लगता है कि अतुल सुभाष का केस इंडिया का फर्स्ट केस था? ऐसा नहीं है। 2024 में पुनीत खुराना जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने ससुराल वालों, अपनी पत्नी और अपनी सालियों के प्रताड़ना से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने 90 मिनट का एक वीडियो बनाया, 40 पेज का अपना सुसाइड नोट लिखा, जिसमें सारा उन्होंने दिया कि मुझे क्यों प्रताड़ित किया गया, उनसे 10 लाख रुपए ऐसे करके। दूसरा केस था नितिन पटेल। अभी ये 1 महीने पहले की बात है, जनवरी 2025। 28 साल के फोटोग्राफर थे, एक कैफे के मालिक भी थे। इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि अपने वाइफ और अपने ससुराल वालों से परेशान थे। इनका भी 14 पेज का सुसाइड नोट था। हम सब जानते हैं कि सुसाइड एक बहुत ही ऐसा है कि इंसान अपनी लाइफ से परेशान हो जाता है तब जाके वो सुसाइड करता है। तो यहाँ पे हम अपना ये सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर ही हमारा साथ देगा, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी पत्नी, हमारा पति हमारा साथ देगी। लेकिन यहाँ पे जब उसका पार्टनर इसका साथ नहीं दे रहा है तो इंसान की जीने की जो उम्मीद ही खत्म हो जाती है, और उसी की जीने की जो उम्मीद खत्म होती है उसका जो वो रहता है, उसका पार्टनर ही उसकी वजह रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अकॉर्डिंग टू मिलाप ऑर्गेनाइजेशन, हर 1 मिनट में 4 आदमियों के साथ हरासमेंट होती है, जिसकी वजह उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी रहती है। यहाँ पे दिया गया है कि हर साल 91.5% रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें उसके वाइफ और उनके पार्टनर के द्वारा हरासमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वो चार्ट दिया गया है जिसमें मैरिटल स्टेटस ऑफ सुसाइड विक्टिम में अनमैरिड, मेल फीमेल,
जहाँ देख सकते हैं कि हर जगह मेल के सुसाइड रेट फीमेल से बहुत ज्यादा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि फीमेल ज्यादा सुसाइड करती है, फीमेल को ज्यादा हरास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फीमेल को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ बात फीमेल की आती है तो आप मेल्स को भी तो देखो कि मेल्स के साथ क्या बुरा हो रहा है, मेल के साथ क्या है। हम हमेशा फेमिनिज्म करते हैं। दूसरी स्लाइड ये है कि रीजन ऑफ सुसाइड इंडिया बिटवीन 2015 से 2022 बैंक्रप्सी मैरिज रिलेटेड में आप देख सकते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम क्यों मिल्क पे बात आती है तो पूरा इंडिया उठ के चलाता है, मिल्क के लिए क्यों नहीं कोई जाता है। न्यूज आर्टिकल द न्यूज मिनट आर्टिकल का ये है कि वीमेन एम्पावरमेंट ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज मेन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये टॉक्सिक फेमिनिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मेन पे कोई नहीं बात करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मिसयूज या एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, जो कि आर्टिकल 15 से लिया गया था। इसमें ये था कि बच्चों और महिलाओं को एक आरक्षण दिया जाए। उसी के अकॉर्डिंग ये 2005 में विमेन प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था। इसका एक मिसयूज अब होने लगा है। इसका मिसयूज ये है कि पत्नियां दहेज का वो झूठा केस लगा के कि मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे दहेज मांगता है, जब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वो डायरेक्ट तलाक नहीं देती है, वो उस पे झूठा केस करती है जहाँ कोई उनका साथ नहीं देता है। और आखिर में यही होता है कि को नीचे जाना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अपनी सारी जायदाद देनी पड़ती है। सॉल्यूशन मेरा लास्ट ये है, सॉल्यूशन ये है कि एक violentq.com नाम की वेबसाइट उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें फीमेल और बच्चों का जिक्र किया गया है, उसमें बस एक वर्ड जोड़ने की जरूरत है, वो है मेल। और दूसरा ये है, अगर कोई वाइफ अपने पति के ऊपर ऐसा केस करती है तो उस पर सबसे ज्यादा कार्रवाई दोनों तरफ की जाए। हमेशा ऐसा नहीं है कि वाइफ की सुन के हाँ चलो चलो वुमेन बोल दिए तो बात सही है, क्यों भाई सही है, वाइफ अगर बोल देती है बात, आप मेंस की भी तो बात सुनो। लास्ट ये है कि सबसे ज्यादा प्रूफ की जरूरत होती है, आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए, सिर्फ एक लड़की की बात सुन के किसी लड़के पे आरोप मत डालिए। थैंक यू। एक सवाल, जो सुसाइड का जो रीजंस बताए ना आप, उसमें पार्टनर्स कितने हैं, मतलब वाइफ मतलब मैरिटल पार्टनर्स और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, उसमें कुछ सर वो मैरिटल वाला ही सुसाइड वाला था, उसमें गर्लफ्रेंड वाला जिक्र है ही नहीं, वो शादीशुदा के लिए ही वो वाला था। लेकिन मेन आपने वजूहात क्या के हम उसको इसमें छोड़ आपने सिर्फ एक कंपोनेंट को पकड़ा, सिर्फ सोसाइटी, और क्या क्या सर मेरा टॉपिक ये नहीं था कि मेल्स का सुसाइड, मेरा नहीं सुसाइड आपका टॉपिक जो था उसी की बात कर रहा हूँ। आपका था कि उनको हरासमेंट था, उसमें हरासमेंट मर्दों के साथ किस तरह के क्या क्या होते हैं वो आपने छोड़ दिया। सिर्फ आपने सुसाइड को लेकर एक कंपोनेंट है कि इसकी वजह से हम सुसाइड करते हैं, एक कंपोनेंट को आपने कवर किया। मेरा कहने का मतलब था कि इसमें हरासमेंट किस तरह के और हरासमेंट है। सर ऊपर जो मैंने 3 केसेस दिए थे, मैंने उसका सोर्स भी दिया था वहां पे, उस सोर्स में ये सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे किस तरह आपने दिया। वाइफ से एक कंपोनेंट है सेम पैटर्न की, वाइफ और इन-लॉ से परेशान कर सुसाइड करती है, और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं मैं ये कह रहा हूँ, जिसमें और आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है आज का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट बिल 2024। इस पर हम जानेंगे कि आखिर ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर क्यों बना, वक्फ बोर्ड जो बिल नया आया है, और ये बिल क्या है, वक्फ क्या है, और इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि ऑलरेडी वक्फ बोर्ड एक्ट बना हुआ है 1995 में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक्फ होता क्या है। तो किसी भी कोई भी जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी अगर अल्लाह के नाम पर चैरिटेबल पर्पस से या रिलीजियस पर्पस से अगर हम देते हैं अंडर इस्लामिक लॉ, तो वो वक्फ कहलाता है। उसका फेथ जो है वो इस्लाम में होना चाहिए, वो शख्स का वो वक्फ होता है। दूसरी चीज है कि पहले जो वक्फ का मैनेजमेंट और रेगुलेशन होता था वो 1995 में एक्ट आया था, उसके तहत होता था। लेकिन अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है 2024, उसमें 1995 में जो बिल आया था, जो एक्ट बना था, उसको अमेंडमेंट कुछ उसमें सुधार करने के लिए इनका कहना है कि जो पहले जो बिल थे उसमें मॉडिफिकेशन, जो मैनेजमेंट है या फिर जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वक्फ का, वो तय नहीं हो पा रहा है सही से उसका जो है रेगुलेट नहीं हो पा रहा हुआ है, इसलिए अमेंडमेंट करने की जरूरत है इसमें।
उसके बाद है अभी जो अमेंडमेंट आया है उसका पर्पस है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को उसमें इंक्लूड करना है। जो अभी कमेटी वो बोर्ड है जो सेंट्रल में है और स्टेट में होता है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये लाया गया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपना मेंबर नॉमिनेट करेगी। जबकि पहले था कि वो इलेक्टेड मेंबर आते थे, चुना जाता था कमेटी के द्वारा, उसी के जरिए मेंबर आते थे। अब आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, तो वो सत्ता पक्ष के हिसाब से नॉमिनेट किया जाएगा। उसके बाद इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। उसके बाद एक और बदलाव हुआ है कि पहले जो सर्वे होता था उसका सर्वे कमिश्नर होता था वक्फ बोर्ड का अलग से हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत अभी। लेकिन जेपीसी में फिर इसमें भी बदलाव किया गया। और दूसरी लास्ट सबसे है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक ई पोर्टल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के तहत होगा। वो स्टेट वाइज नहीं होगा। इसके मतलब कोई अलग से उसका वो नहीं होगा, सबका एक ही होगा। इसमें पार्लियामेंट में वो नहीं सहमति नहीं मिलने के बाद जो है वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। इसमें जो इसको जांच पड़ताल करने के लिए आखिर क्या वजह है कि जो है पार्लियामेंट में इसको सहमति नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जो है लोकसभा राज्यसभा के टोटल 31 मेंबर्स जो है वो चुने गए हैं। जिसमें जिसका चेयर जो है वो जगदम्बिका पाल एमपी है बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं। 8 अगस्त को ये जेपीसी का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद जेपीसी ने कुछ एक्टिविटीज की है, मीटिंग्स किए हैं, जिसमें अभी तक 36 जो सिटिंग्स है मतलब बैठक हो चुकी है जेपीसी के जरिए से। 111 घंटा जो है रिपोर्ट के मुताबिक वो विचार विमर्श हो चुका है, उस पर बहस हो चुकी है। और 25 वक्फ बोर्ड जो है 25 वक्फ बोर्ड से भी जो है सलाह लिया जा चुका है। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव 15 गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से भी बात किया जा चुका है। इस मामले में जो है 92.28 लाख ईमेल्स भी स्टेक होल्डर्स से दिया गया है, क्योंकि जेपीसी में कहा गया था कि स्टेक होल्डर्स का भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। इसके लिए जो मेन की मीटिंग्स हुई है वो दारुल उलूम देवबंद के साथ हुई है 11 दिसंबर को। दूसरा फिर 19 दिसंबर को 2024 को स्टेक होल्डर्स लाइक सैयद अबू बकर नकवी जो राजस्थान स्टेट वक्फ बोर्ड के वो थे चेयरमैन, पहले चेयरमैन थे। और ये महरूफ मिर्जा जो वाइस चांसलर है चिश्तिया यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर है। और ये स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी जो है वो ओरल एविडेंस के लिए जो है मीटिंग किया गया था, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओरल एविडेंस दिया था। उसके बाद प्रेजेंटेशन जब वहाँ सब कुछ वो कर लिया गया जेपीसी के जरिए से, तो फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया पार्लियामेंट में 3 फरवरी को, जिसमें जगदम्बिका पाल चेयरमैन थे और उसके साथ जो है वो संजय जायसवाल भी थे। इसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं, कमेटी है, रिकमेंडेशंस है जो दिया गया है रिपोर्ट में। लेकिन इसमें एक कंफ्लिक्ट भी आ रहा है कि जो विपक्ष है उनका कहना है कि हमारे मेंबर कम है उसमें जेपीसी में। जाहिर सी बात है कि जेपीसी भी जो है वो जो पार्लियामेंट में हुकूमत जैसे बनी हुई है उसी हिसाब से जिसका सीट जितना है उसी हिसाब से जेपीसी में भी कमेटी मेंबर्स हैं। तो उनका कहना है कि जो जेपीसी में भी जो है वो हमारा बात नहीं सुना गया है। और उसमें ये किया गया है कि हमारे क्लॉज जो है उनको नहीं माना गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब यह है कि अडॉप्शन ऑफ अमेंडमेंट बिल, तो इसका ये है कि जो इसका आउटकम ये निकला है कि जो मेजोरिटी वोट है जेपीसी का वो उसकी इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लिया गया है पार्लियामेंट में। 14 अमेंडमेंट्स अप्रूव हुए हैं और 44 अमेंडमेंट जो वो सजेशंस जो दिया गया था अपोजिशन के जरिए से वो रिजेक्ट कर दिया गया है जेपीसी के जानिब से। अपोजिशन सबमिटेड डिसेंट नोट, मतलब जो है 428 पेज की रिपोर्ट में 281 पेज का जो है पर जो है अपोजिशन का असहमति नोट जो है वो प्राप्त हुआ है, मतलब हासिल किया गया है। अपोजिशन मेंबर का कहना है, कुछ मेंबर का कहना ये भी है कि ये जो है वक्फ बोर्ड के मतलब इसमें नहीं है, फेवर में नहीं है, ये भी उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जो जेपीसी के जरिए से की रिकमेंडेशन किया गया है जब रिपोर्ट में पेश किया गया है उसमें सबसे मेन चीज है कि पहले जो था 2 ही मेंबर नॉन मुस्लिम अलाउ करना था, लेकिन अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये भी दिया गया है
कि वो एक्स ऑफिसियो मेंबर करके एक कोई भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो ऐड कर सकता है, उसमें बना सकता है। दूसरा क्या है कि एक ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट असाइन करेगा किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कि वो वक्त की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। उसके बाद है कि ये इस चीज के में बदलाव किया गया कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें जो है कोई भी जो है वो नहीं होगा कि उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन होगा। और लेकिन ये बात है सामने आ रही है कि जो 90% वक्त की प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, वो ऐसे ही है। उसके बाद जो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद वुमेन को भी जो है वो शामिल करने की बात कही जा रही है। सब आपको बता दें कि अब इंडिया में जो है टॉप 3 में लार्जेस्ट जो लैंड है वो वक्फ का है, मतलब उसमें तीसरे नंबर पे वक्फ आता है, पहला रेलवे, दूसरा आर्मी और तीसरा लगभग 9 लाख से भी ज्यादा जमीन है, 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है। और इसकी अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो 1.2 लाख करोड़ जो है वो वैल्यूएशन है इसका वक्फ का इंडिया में। ये वाला करेक्शन की जरूरत है, सब 3rd नंबर पे नहीं है। तो प्रॉपर्टीज अटैच टू मंदिर ट्रस्ट जो है ना वो सबसे बड़ा मीडिया में लिखा है आर्टिकल्स पे, आपको देखिए वो शायद चूक हो गई। मीडिया में ये बोला गया रेलवे के पास वक्त के पास सक्सेस होता है, इसका जस्टिफिकेशन मिल सके। नंबर 1 वो उसका करेक्शन करना है, चेक करना। नंबर 2 एनडीए और एनडीए में जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है उन लोगों का भी बड़ा रोल था, वो उसमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो उनको भी दिया गया दोनों पार्टी को। आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है यूनियन बजट 2025-26 जो एजुकेशन सेक्टर में कितने बजट फराहम किए गए, मतलब पिछले साल कितना था और इस साल कितना था, टोटल किस सेक्टर में कितने बजट दिए गए। टोटल 1.5 लाख करोड़, मतलब 12.6 बिलियन का उसका पूरा ये बनता है मजमुआ। जो आप रेफरेंस देख सकते हैं, हर स्लाइड की स्लाइड में आपको ये रेफरेंस देख सकता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए तकरीबन इस बार जो फीसदी बढ़ी है वो 7% बढ़ी है। तो टोटल 78,572 करोड़ जो है इस बार बढ़ाया गया है। ये कहा गया कि जो विकसित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं 2047 में जो एक बेहतरीन मुल्क और विकसित भारत बनेंगे, उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को 5.16% इंक्रीजमेंट मिला, उसकी फीसदी बढ़ी है इस बार पिछले साल के मुकाबले में। एजुकेशन के 3 सिस्टम और बनाए हैं जो ये गवर्नमेंट है, एक 2018 में, एक 2022 में और एक इसी बीच में बनी है। तो एक है समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण स्कीम, पीएम श्री स्कीम, इन सबको इस बार बेहतरीन तरीके से बजट पेश किया गया है, जिससे आप देख सकते हैं 375 करोड़, सर आपको क्या आपको 32 करोड़ है। ये तीनों अलग अलग है। जैसे एक आंगनबाड़ी सिस्टम हम लोग के बिहार की तरफ चलता है जो 5 to 10 12 का एक स्कीम है, एक 1 to 5 स्कीम है, और एक है कि इन सबके लिए जो मुहैया किए गए जगह है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो खाना पीना उनके बेहतर बनाने के लिए। तो ये तीनों, इन तीनों में इंक्रीजमेंट बेहतर तरीके से की गई है। और इससे पहले जब ये बना उसमें बजट दिया जाता था, लेकिन पहली मरतबा है कि जब ये तीनों स्कीम बने उसमें पहली मरतबा इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। और एजुकेशन सेक्टर में इस बजट में सिर्फ चार तरफ ध्यान दिया गया था। एक एजुकेशन सेक्टर है, इसमें कृषि है और दीगर सेक्टर में इस बार ध्यान दिया गया। मेडिकल के लिए इस बार जो है तकरीबन 10,000 सीटें दी गई हैं और 75,000 इस 5 साल में बढ़ाने की बात की गई है। आपके सामने डेटा पूरी तौर पर मौजूद है। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो स्किल है, ये जब गवर्नमेंट है तभी से कह रहे हैं कि स्किल इंडिया और हुनरमंदी की तरफ बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो उसमें इस बार 500 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि जो स्किल है वो बढ़े
हर तालिब इल्म के हर यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी के तौर पे एक बेस्ट बजट पेश किया गया और उसके बाद हर स्टूडेंट को हुनरमंदी के ताल्लुक से अवेयरनेस करने की तलकीन की गई। ये सोर्स मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीआईबी से, इंडिया बजट से, इंडिया गवर्नमेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सारे चारों पांचों जो रेफरेंसेस हैं, इसे एक आर्टिकल बहुत थोड़ा पढ़े और जो मुझे लगा कि इन चीजों को कोट करनी चाहिए उनको मैं कोट करने की जब कम मवाद में पेश करने की कोशिश की। मेरा टॉपिक था बजट इन एजुकेशन सेक्टर। क्वेश्चन ये है कि जो बजट है वो बजट न्यू स्कूल्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वोटिंग का बजट है, इंक्रीज हुआ बढ़े तो सैलरीज बढ़े तो बजट का बड़ा हिस्सा सैलरीज पे चला काम करने वाला। बेसिक टॉयलेट्स नहीं है स्कूल्स में। सर जो पीएम श्री ये था और एक जो पीएम सेकंड स्लाइड में सेकंड समग्र शिक्षा और ये सर पोषण है, पोषण में खाने पीने और इसकी जो आप कह रहे हैं ना जो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील के लिए जी, दिया जाता है तो उसी पे दिया गया, उसकी जो खाने क्वालिटी की और दीगर चीजों की जो फराहमी नहीं थी उनके लिए है। कंपैरेटिव पिक्चर कहाँ है, पिछले साल कितना किया, आप बोले कि भाई इजाफा हुआ, तो पिछले साल कितना था, इस साल कितना इजाफा हुआ। ओवरऑल परसेंटेज का इजाफा हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर यही है इसमें, आपके उसमें नहीं है। कंपेयर कि लास्ट ईयर कितना था इस बार कितना था, ठीक है सब कह रहे हैं। और दूसरा वैसे फीसदी तौर पर बताइए, आपको बोलने आता है, मालूम है, ये होमवर्क जो है सो और करना है, ठीक है। नेक्स्ट टोटल बजट कितना था। यस सर, मैं स्लाइड की वजह से उसको नहीं जमा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिनाज है, मैं सेमेस्टर सेकंड की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक डीपसीक एआई एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में है। डीपसीक एक ऐसा एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसमें मशीन लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अब तक जो भी चैट जीपीटी, मेटा या फिर जो भी जेमिनी आया है गूगल से, उसके मुकाबले ये बहुत हाई लेवल का है। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पहले जो चीजें हमें नहीं मिली थी, जैसे उर्दू में हम कोई चीज अगर ढूंढने या फिर सर्च करना चाहते थे तो वो हमें नहीं मिलती थी। चैट जीपीटी पे हमें मिलती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि हमें उर्दू में ही राइट करने पड़ते थे, उसमें भी सफिशिएंट आंसर हमें नहीं मिल पाते थे। लेकिन डीपसीक में ऐसा नहीं है। हम अगर इसको इंग्लिश में भी लिख करके अगर हम इस पे टाइप करते कि आप हमें उर्दू में आंसर दे, तो वो हमें उर्दू में दे देते हैं। इसमें ये चीजें हमारे लिए बहुत बेहतर हुई हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा इसका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बिजनेस लेवल पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसकी शुरुआत के पहले, अभी कुछ दिन पहले जब चैट जीपीटी के ओनर जो फाउंडर है, उनसे जब पूछा गया था कि क्या इंडिया में ऐसा बनाया जा सकता है कोई ऐप जिसके लिए हम काम कर सकते हैं या कुछ भी, तो उन्होंने डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट ये था कि हम ऐसा कोई भी, मतलब इंडिया को तो छोड़िए, उन्होंने कहा कि हमारे अलावा ये कोई बना ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद ही जस्ट डीपसीक का आना और इस तरह से तहलका मचा देना, जैसा कि बताया जा, अभी भी हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के फाइनेंशियल और उसके अंदर इसके आने की से किस तरह से वहां पर ये हुआ है, और वहां पे किस तरह से जो भी इसके बाद जैसे हमें बताया गया है कि एनओवीआईडी के मतलब जो भी है उनके बेसिस पे जैसे बताया गया कि जितना हाई लेवल पे उनका अब तक का वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल का उनका था 3.5 ट्रिलियन मिलियन कर करके, उसका डीपसीक के आने की वजह से एक दिन में सबसे ज्यादा -17% जिस तरीके से उसका मार्केटिंग लेवल डाउन हुआ है,
उस तरीके से हम देख सकते हैं कि डीप सीक में आने के साथ सिर्फ 7 दिनों में किस तरीके से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया गया है। इससे मेन फायदा हमें ये होने वाला है कि बिजनेस में जो भी हमारे कंटेंट हैं, जो भी हमारे चैट जीपीटी या फिर कोई भी और था जिससे हमें रिलेवेंस और बहुत अच्छे से सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल पा रहे थे, इससे उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि जो भी है कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों के लिए जो हम बुक्स पे या फिर ऐसे नेट पे सर्च करें तो हमें बहुत घुमाना पड़ता है, या फिर बहुत ढूंढने के बाद जाकर के कुछ रेलिवेंट आंसर मिलता है। तो इससे हमें क्या है कि डायरेक्टली रेलिवेंट आंसर मिल सकते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो कास्ट सर्वे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कास्ट सर्वे का जो है वो टॉपिक आया कहाँ से, और तेलंगाना में दूसरा ऐसा राज्य है जो तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पे इलेक्शन पे नजर डाल देते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। यहाँ पे तेलंगाना में 30 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग हुए और 3 दिसंबर को तेलंगाना में यहाँ पे गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की। इसके पहले यहाँ पे BRS की गवर्नमेंट थी। इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए गए थे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। जो कैंपेनिंग है 18 सितंबर को यहाँ पे राहुल गांधी आए हुए थे। और अच्छी बात ये जो तस्वीर है ये राहुल गांधी के सोशल मीडिया से मैंने लिया है। और ये जो 4 तस्वीर है खुद हमारे फोन की कैच की हुई है। इसमें हम थे और अदनान था यहाँ पे। जो राहुल गांधी यहाँ पे पहली बार तेलंगाना में आकर चुनावी रैली को संबोधित किया था, उसमें कुछ वादे थे, उसमें एक था कास्ट सर्वे। और मान क्या है आपको बोलना जरूरी था? ये फोटो हम लिए, अच्छी बात है। नहीं सर आपने कहा था कि हर तस्वीर या न्यूज के पीछे सर सोर्स होना चाहिए, इसलिए सर मैं आपको हाँ तो आखिर में भी बता सकते कि आप सोर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो कास्ट सर्वे की बात हुई, जो यहाँ पे पोन्नम प्रभाकर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है। उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि हम कास्ट सर्वे करवाने वाले हैं, जो कि 6 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। हालांकि ये डेट थोड़ा और आगे गए, 50 दिन लगे कास्ट सर्वे को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जब यहाँ पे कास्ट सर्वे से पहले जब पहली बार मीटिंग हुई 5 नवंबर को, तो राहुल गांधी आए हुए थे। और ये पिक्चर मैंने द हिंदू से लिया है। मीटिंग में वो बाकायदा शामिल हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40,000 जो टीचर्स हैं वो उन्होंने इस कास्ट में शामिल हुए। यानी कि टाइमिंग ड्यूरेशन की बात करें तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक था आज जो सर सर्वे करने का। और कहा ये भी गया इस डाटा में सर कि एक जो टीचर्स है उनको एक 100 से 150 जो घर है उसको दिया गया था सर टारगेट करने को लेकर। और उसके बाद जो कास्ट सर्वे सर ये पूरी रिपोर्ट पेश की गई है। ये भी सर हमने तस्वीर कुछ द हिंदू अखबार से लिया है। जो कास्ट सर्वे की गई उसमें कैसे क्या क्या कौन से टीचर्स थे और फिर कैसे वहां पर लोग विजिट किया, क्या क्या सवाल किए सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये जब कहा गया कि कास्ट सर्वे जो यहाँ पे स्पेशल टर्म बुलाकर विधानसभा में पेश किया गया, उससे एक दिन पहले द हिंदू अखबार ने उसको पब्लिश किया है। और उसके ठीक एक दिन बाद विधानसभा में सर यहाँ पे जो पेश बजट माफ कीजिएगा जो कास्ट सर्वे पेश किए गए उसकी ये तस्वीर है सर। ये मैंने द प्रिंट से लिया है और ये द हिंदू से लिया है सर। इसमें आप देख सकते हैं ये भी सर द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पेश कटिंग है। इसमें बकायदा पूरे तरीके अच्छे तरीके से बताया गया है कि कास्ट सर्वे में कितने कास्ट के कितने लोग हैं। उसके बाद एक दिन बाद खुद राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना में जो कांग्रेस के लीडर है या फिर जो कांग्रेस से करता है वो कास्ट सर्वे को बेहतर होने के लिए आप खुशी जाहिर करें। उसके बाद ये खुद उसने भी इस तस्वीर को लगाया है। और ये फोटो से कुछ क्लियर नहीं आ पा रही, पूरी बायोडाटा बताई गई है कि कैसे कास्ट सर्वे हुए, कितने दिन में हुए और कितने लोग इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट। इसमें अगर हम बात करें कास्ट सर्वे में तो यहाँ की जो कास्ट सर्वे में जो आबादी बताई गई है टोटल 3 करोड़ 50 लाख बताई गई है। हालांकि ये भी कहा गया है इसमें कि सर 1 लाख से माफ कीजिएगा 3 लाख जो पॉपुलेशन है करीब वो इस कास्ट सर्वे में से भाग नहीं ले पाए। और ये जो आंकड़ा सर इसमें बताता है कि जो BC मुस्लिम है वो 35,76,000 है। और अगर हम OC मुस्लिमों की बात करें तो वो 8 करोड़ 80 माफ कीजिएगा सर 8,80,424 है। जो कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी पूरी पॉपुलेशन का 12.56% है सर। ये पूरे हमने लिया है किस कास्ट के कितने लोग हैं। हम बात करें सर शेड्यूल कास्ट जो है उसकी यहाँ पे आबादी जो है 17.43 यानी 61,84,319 है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स को आप देख सकते हैं। बैकवर्ड जो क्लास उसको आप देख सकते हैं। बैकवर्ड क्लास से जो मुस्लिम उसको देख सकते हैं। फिर ओपन कैटेगरी मुस्लिम की 2.48 है। ओपन कैटेगरी जो है वो सर 13.31 है। और मुस्लिम जो टोटल यहाँ पे 44 12.56 आप देख सकते हैं।
अब इसमें सर हम बात करें सर ये सर बिहार से एक ये कविता है, माफ कीजिएगा, केटी रामाराव है जो यहाँ पे विधायक है और केटीआर भी है। इन्होंने भी 2014 में सर सर्वे कराया था। इनका ये मानना है कि इस बार जो कांग्रेस सर सर्वे कराएंगे उस सर्वे में जो हमारे सर्वे थे उसमें थोड़ा ये पूरी तरह से फर्जी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये कहा कि सर एक बार जो 1931 में सर्वे हुए थे, फिर 2014 में जो इन्होंने कुछ सर्वे कराए थे उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो कुछ जो कास्ट है उसको ज्यादा दिखाया गया और कुछ कम दिखाया गया। इन्होंने ये पूरी तरह से इसको फर्जी बताया सर। तो सर ये मैंने द हिंदू से लिया था सर, आर्टिकल में हमने पढ़ा हुआ। ये हम आचार पात को लिए ये सियासत है और ये द हिंदू है और ये हिंदी का सर अखबार में मिस कर रहा हूँ नाम। और ये फिर राहुल गांधी जस्ट कुछ दिन पहले बिहार यात्रा पे थे। उन्होंने बिहार में सर एक और चीज बता दें कि बिहार के बाद दूसरा सर राज्य तेलंगाना जहाँ पे कास्ट सर्वे हुआ है और राहुल गांधी ने बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था उसको फर्जी बताया था। और उन्होंने वहां पे तेलंगाना में जो कास्ट सर्वे उसका जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि हम जो तेलंगाना में सर्वे हुए उसके तर्ज में पूरे हिंदुस्तान के सर्वे कराए। और सर ये कुछ अखबार के आर्टिकल है सर जो यहाँ के जो नेता है उन्होंने सर। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं एमए फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म। आज मेरा टॉपिक सेहत और मरकजी हुकूमत का बजट 2025 है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेहत है क्या। सेहत इंसान का जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर सही होना है। सेहत एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए से वो बहुत सारे काम को अंजाम देता है। बगैर सेहत हम कामों को और अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। हदीस में आता है कि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान गफलत में रहता है, उसमें से एक सेहत है, दूसरा खाली वक्त है। यानी जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसको यूटिलाइज नहीं करता है और इसी तरह जब इंसान के पास खाली वक्त होता है तो उसको काम में नहीं लाता है, यूटिलाइज नहीं करता है और फिर बाद में जाकर उसे पछतावा होता है। लिहाजा सेहत एक बड़ी नेमत है और जिस तरह हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने खानदान की सेहत की जिम्मेदारी लेते हैं, इसी तरह हुकूमतें भी हमारी सेहत की जिम्मेदारी लेती हैं। लिहाजा 2025 के बजट में मजमूई बजट जो सेहत के लिए अलॉट किया गया वो 99,858 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले में 11% ज्यादा है। और इसमें 36 नई जान बचाने वाली दवाएं कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना है। कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है जो टैक्स इस पे हटा दिया गया है। इसी तरह 6 जान बचाने वाली दवाओं पर 5% रियायती कस्टम ड्यूटी यानी 5% में रियायत दी गई है। और इसी तरह हेल्थ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। लास्ट मेरी स्लाइड है कि सेहत और सहाफत, यानी हम एक डॉक्टर तो नहीं है, एक सहाफी और एक जर्नलिस्ट एक डॉक्टर तो नहीं है, कोई दवा तजवीज़ नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी स्टोरी के ज़रिए से और अपनी रिपोर्ट के ज़रिए से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकता है। इसी तरह जो हमारी आवाम है उसको उसमें अवेयरनेस फैला सकता है। इसकी एक बड़ा एग्जाम्पल हमारा कोरोना है, जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर वो मैदान में गए और लोगों को अच्छी चीजें बताई और दवाओं के मुताबिक बताया और जो कमियां थी हुकूमत की या गवर्नमेंट की उसको बताया। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर तवज्जो दें। और मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ये सिविल अवार्ड, आला तरीन सिविल अवार्ड, यानी हिंदुस्तान के आला तरीन अवार्ड है, वो मेरा आज टॉपिक है। तो मैं बताऊंगा जो सबसे पहला जो अवार्ड है वो हिंदुस्तान का जो
सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड है। जो भारत रत्न अवार्ड जो है 1954 में हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया और इसका जो ऐलान होता है वो 26 जनवरी को होता है। सबसे पहले जो है ये किन शोबों में दिया जाता है, नए मामूली खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को दिया जाता है, जैसे कि फन, अदब, साइंस, अवामी खिदमत और खेल है। भारत रत्न हासिल करने वालों में सबसे पहले जो सी.वी. रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपाल जी थे, इनको सबसे पहले अवार्ड दिया गया था 1954 में, ये अवार्ड उनको दिया गया। उसके बाद जो है बहुत से लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा वगैरह, लता मंगेशकर जैसे मशहूर शख्सियत इस अवार्ड से नवाजे गए। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का अवार्ड है वो है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड जो है 1954 में पद्म अवार्ड है, इसको भी 1954 में ही शुरू किया गया। इसको भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था और ये भी 26 जनवरी को इसका ऐलान होता है और मार्च और अप्रैल के बीच में ये दिया जाता है। पद्म अवार्ड की जो 3 अक़साम है, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहला जो है पद्म विभूषण है और दूसरा जो है पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। जो सबसे पहले इसमें बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पद्म विभूषण है पहला, दूसरा जो है पद्म भूषण है, तीसरा जो है पद्मश्री है। आपके वाइस चांसलर भी कौन सा? पद्मश्री मिला है। 1954 में जो है ये कुल 3 शोबों में ये दिया जाता है। इसमें से ये अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार कारकर्दगी दिखाने वालों को दिया जाता है, जैसे आर्ट, मौसीकी, अदाकारी, मुसव्वरी, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमत, तिब, तालीम, खेल। 1954 में जो ये कुल 42 लोगों को दिया गया था, जिसमें पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को और पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री जो है 18 लोगों को दिया गया, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना हुसैन मदनी अहमद, जोश मनी आबादी वगैरह थे। और इसकी लिस्ट जो है आप पद्म अवार्ड जो है उसकी साइड है, उस पर जाकर देख सकते हैं। 2024 में कुल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें जो है पद्म भूषण जो है 5 लोगों को और पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 110 लोगों को। इसकी भी जो है लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे देख। और 2025 में जो है इसका जो ऐलान हुआ है वो 139 लोगों का हुआ है, जिसमें जो है 7 लोग जो है पद्म विभूषण थे और 19 लोग जो है पद्म भूषण और 113 लोग जो है पद्मश्री से। और इस बार जो है हमारे वाइस चांसलर साहब को भी इसमें दिया गया, मेरा नाम भी किया है पद्मश्री, और ये मार्च और अप्रैल के बीच में दिया जाएगा। ऐसे भी होता है कि किसी शख्स को जो तीनों अवार्ड मिलते हैं। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म अवार्ड वो भारत रत्न भी मिला है और जो है पद्मश्री भी मिला है। और 1980 में जो सर ये गैर पहले शुरू में जो है सिर्फ भारत हिंदुस्तान के लोगों को दिया जाता था और 1980 में जो है गैर मुल्क के लोगों को भी दिया जाता है, जिसमें जो कानून गफ्फार है, नेशनल और नेशनल। बेहद शुक्रिया सबको अपने प्रेजेंटेशन के लिए मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जिनका प्रेजेंट देखिए वो पर्सनल अलग अलग हो सकता है, मेरी पसंद हो या दूसरे टीचर की वो अलग अलग हो सकती है। हम चाहेंगे अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए पहले बीए की बात करें। बीए में मैं इनाम देना चाहूँगा अनस को। एमए में सालेहा वसीम, आरिशी नाज और मोहम्मद उमर और इमरान। टोटल कितने हो गए? तो आप सब मेरे से मिलिए और अपना जो भी इनाम छोटा बड़ा नया पुराना कुछ भी नहीं होता वो आप दे दीजिएगा। दूसरी चीज प्रेजेंटेशन शॉर्ट होना, आप खुद बोर हो जाने पड़ते हुए वैसी चीज नहीं होता। ज्यादा स्लाइड्स नहीं होना है, जितना मुख्तसर और उतना इंटरेस्टिंग आपका प्रेजेंटेशन होना। और अपना प्रेजेंटेशन खुद पढ़ने के लिए आपको उतनी वो भी नहीं होना है ना, आप थोड़ा सा मतलब सालेहा अच्छे से उसको और अर्शी ने जो पेश किया, इन लोगों ने जो है पूरे नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो उससे हटके जो है आपको ख्याल रखना है। अगले प्रेजेंटेशन के लिए आप सबको हमारी ढेर सारी नेक तमन्नाएं।
मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पीपीटी बनाना आप सीख सकते हैं, करंट अफेयर्स पे आप कैसे बात करना है उस चीज को सीख सकते हैं। जिनको बात करनी फहीम फहीम को बात करना आता है, वो डाटा सही तरीके से कंपाइल करना वो आपको सीख, मतलब बाद बच्चों को आता है खड़े रह के सबके सामने बात करना। अब उनको अपने डाटा और होमवर्क के हवाले से काम करना। बेहद शुक्रिया।